नस काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके प्रश्न पूछने पर समर ने उससे पूछा, आपको इस बात का डर है कि डॉक्टर जोशी अभी वापस आ जाएंगे और अपने साथ मुझे मारने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हुए आएंगे? नज अपना पसीना पोंछते हुए अपने आप को संभालती है और समर को समझाते हुए कहती है, डॉक्टर जोशी ने तो आपके डर से अपना पजामा ही गीला कर दिया था। वो शायद वापस नहीं आएंगे, पर लीजू जो अभी भागा था, उसका मामला ऐसा नहीं है। वह वापस आएगा और वह भी बदला लेने के हिसाब से, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। डॉक्टर जोशी भले ही अस्पताल में डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी कोई जटिल पृष्ठभूमि नहीं थी। पर कैप्टन लीजू का मामला ऐसा नहीं था। यह आदमी डिस्ट्रिक्ट स्ट्रीट का एक बहुत ही बड़ा गुंडा था। उसका रिकॉर्ड भी पुलिस थानों में बहुत ही ज्यादा खराब था। वह आए दिन पुलिस थाने में किसी कांड की वजह से आता जाता रहता था। उसके कारनामों में कुछ कारनामे डकैती के थे, कुछ मारपीट के, तो कुछ हफ्ता वसूली के। लेकिन एक समय के बाद वह अपने काम से बहुत ही ज्यादा ऊब गया और इसलिए उसने वह काम छोड़कर एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि अस्पताल के मालिक से लेकर इस शहर का हर शख्स उससे डरता था, इस वजह से उसे नौकरी भी काफी आसानी से मिल गई थी। समर ने अपना हाथ हिलाया और नर्स को फिक्र ना करने का इशारा करते हुए कहा, मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको आना है तो आने दो। मुझे आराम की जरूरत है तो मैं कुछ देर यहीं आराम करूंगा और थोड़ी ही देर में मेरे दोस्त आकर मुझे यहां से ले जाएंगे। इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। पहले बार में लड़ाई, उसके बाद फार्म हाउस में इतने लोगों से लड़के, स्नाइपर को हरा के और फिर नकाबपोश का सामना करने के बाद ईशा का इलाज करके समर की आध्यात्मिक शक्तियां और उसकी सारी ऊर्जा अब सूखने की कगार पर थी और इसकी वजह से समर की जान को भी काफी ज्यादा खतरा था। अगर उसने जल्दी ही खुद को हील नहीं किया तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मार्शल आर्ट में ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपनी शक्तियों का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हील करना पड़ता है, वरना आपकी स्पिरिचुअल पावर कम होने लगते हैं, जिससे आपकी जान को भी काफी खतरा होता है। और समर ने लगभग अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर लिया था, इसलिए उसका हील होना काफी जरूरी था। इतना कहने के बाद समर ने एक खाली बिस्तर देखा और वह उस पर जाकर लेट गया। इतना ही नहीं, नस को चिढ़ाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर नज ने एक निराशा भरी आह भरी। उसने समर को वह सब बता दिया था जिससे वो समर का मन बदल सकती थी, पर क्योंकि समर ने उसकी नहीं सुनी तो अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सच्चाई जानने के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि समर को कुछ भी हो। वो पूरी तरह चाहती थी कि किसी भी तरह समर का सामना कैप्टन लीजू से ना हो। ऐसा नहीं था कि वह समर की काबिलियत पर शक करती थी या उसे उस पर भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि समर एक बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, पर वहीं वो इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ थी कि समर इस वक्त घायल है और एग्जॉस्टेड भी, और इसलिए उसे आराम की कितनी सख्त जरूरत है। उसे अफसोस सिर्फ इसी बात का था कि समर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो समर को समझा नहीं पाए, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यही सब सोचकर नज निराशा के साथ वहां से जाने लगती है कि तभी अस्पताल के बाहर से शोर आना शुरू हो जाता है और उस शोर से साफ पता चल रहा होता है कि बाहर काफी सारे लोग हैं। वो शोर सुनकर नस काफी ज्यादा घबरा जाती है और समर भी चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि यह लोग उसे आराम नहीं करने देंगे और उसे एक बार फिर एक मुसीबत का सामना करना होगा, वो भी काफी कम ऊर्जा के साथ और बिल्कुल अकेले, जिसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। तभी बाहर से एक आवाज आती है, आज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, जो भी हो उसे देख लेंगे। वो अकेला है तो हम इतने सारों के सामने भला कैसे टिक पाएगा? अरे भाई, जो भी अंदर हो बाहर आ जाओ, वरना अगर हम अंदर आए तो अच्छा नहीं होगा। सुनाई नहीं दिया क्या? और इसी के साथ गेट को जोर से ठोकने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। समर अभी बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाहर से आ रही आवाज का कोई भी जवाब नहीं देता है और ना ही रिएक्ट करता है। वो बस वहां लेटा रहता है। वो चाह रहा था कि उसे थोड़ा हील होने का समय मिल पाए, क्योंकि उसके बाद उसे इन मामूली गुंडों को संभालने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। पर तब तक वो कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था। तभी अचानक गेट ठोकने की आवाज और तेज हो जाती है और आखिरकार वो गेट एक जोरदार आवाज के साथ टूट के गिर पड़ता है। तभी रंग बिरंगे भाले लिए काफी सारे गुंडे समर के कमरे में आ जाते हैं और उनका कैप्टन लीजू ही था। वो अब सच में बदला लेने के लिए वापस आया है, वह भी इतने सारे बदमाश साथियों के साथ। ये देखकर नस काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और सर चकराने लगता है। वो उम्मीद भरी नजरों के साथ समर की ओर देखती है और उसको पुकारती है कि तभी समर धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और पूरे जोश के साथ एक ही बार में उठकर बैठ जाता है। फिर वो बिस्तर से गुलाटी मारता हुआ कूदकर खड़ा हो जाता है। समर कैप्टन लीजू को देखकर मुस्कुराने लगता है और अपना सर हिलाते हुए कहता है, तुम तो सच में आ गए। जब नज ने मुझसे कहा था कि तुम यानी कैप्टन लीजू बदला लेने के लिए वापस जरूर आओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तब मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि कोई इतना भी मूर्ख नहीं हो सकता कि एक ही आदमी से मार खाने के लिए बार बार आए, और वह भी अपने बाकी साथियों को लेकर। पर मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए तो अब मुझे तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को थोड़ा बहुत ट्रेलर तो दिखाना ही होगा।
ये सुनकर लीजू अपने डर को छुपाने के लिए हंसने लगता है, क्योंकि अगर उसके साथियों को पता चल जाए कि वो वहां से समर की वजह से डर कर भाग गया था तो इसमें उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए अपने डर को छुपाते हुए हंसकर लीजू समर से बोलता है, मैंने उस समय थोड़ी लापरवाही दिखाई थी, यह मेरी गलती थी। पर तुम चिंता मत करो, यहाँ से जाने के बाद मैंने अपने भाई को फोन कर दिया था और अब देखो मैं अपने साथ अपने कितने सारे पुराने साथियों को लेकर आया हूँ। और तुम्हें पता है ये सब हमारे यहाँ के बड़े बड़े बदमाश हैं और इनके लिए किसी की हड्डियां तोड़ना कोई नई बात नहीं है। ये लोग ये काम आए दिन करते ही रहते हैं और मेरे भाई का इतना दबदबा है कि उसके एक फोन पर ही यह सब यहाँ मेरी मदद करने और तुम्हें सबक सिखाने के लिए आ गए। और हाँ, भैया ने तुम्हारे लिए भी कुछ संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा इलाज का जो भी खर्चा होगा वो खुद ही उठाएंगे। असल में क्या है कि भैया दिल के बड़े अच्छे हैं। समर लीजू की बातों में व्यंग को समझ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको घूरते हुए कहता है, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे भैया ने इलाज के पैसे भिजवा दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पैसे मेरे इलाज की बजाय तुम्हारे इलाज में लगने वाले हैं। क्योंकि अभी तक तुमने जो देखा वो मेरी शक्तियों का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था और असली खेल तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम लोग कुछ और देखने के काबिल नहीं बचोगे। और कुछ दिन के लिए तुम्हारे इन साथियों को भी उनके हड्डी तोड़ने वाले काम से ब्रेक मिल जाएगा। वो क्या है कि तुम्हारे भैया के साथ साथ मैं भी थोड़ा अच्छा आदमी हूँ, सबका ख्याल रहता है मुझे। लीजू समर की इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता और गुस्से के भाव के साथ लीजू अपनी कमर से डंडा निकालकर समर को दिखाते हुए कहता है, माना कि तुम लड़ने में अच्छे हो पर खुद पर इतना घमंड होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे बदमाशों से अकेले लड़ सकते हो, वो भी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद? और हाँ, तुम कितने ज्यादा थक चुके हो और तुम्हारी ऊर्जा कितनी कम हो चुकी है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है, इसलिए अब तुम्हारा हाल काफी ज्यादा खराब होने वाला है। समर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम कुछ बदबूदार मछलियों और इस झींगुर के झुंड के साथ मुझे सबक सिखाना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, मुझे तुमसे इतने गिरे हुए काम की उम्मीद नहीं थी लीजू। ये बात सुनकर उनमें से लाल बालों वाला एक बदमाश, जो दिखने में एक मुर्गे की तरह लग रहा था, वो गुस्सा हो जाता है और अपना चाकू निकालकर उस पर धार लगाते हुए समर से कहता है, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो घमंडी लड़के, क्योंकि तुम हमारे सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक पाओगे। यहाँ पर मौजूद हर इंसान एक छटा हुआ खतरनाक बदमाश है। हम लोगों का जितना वक्त घर पर नहीं बीतता उससे ज्यादा थानों में बीतता है, जितना हम पानी नहीं पीते उससे ज्यादा हम खून बहा देते हैं, और जितने हमने दोस्त बनाए हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों की हड्डियां तोड़ी है। यहाँ मौजूद हर बदमाश ने अपने जीवन में एक बार तो 10 लोगों से अकेले मुकाबला करा ही है, और ऐसे बदमाशों के लिए भला इतने सारे साथियों के साथ तुम्हें अकेले को मारना भला किस तरह मुश्किल हो सकता है। और मुझे लगता है इतनी बातें तुम्हारे घमंड को तोड़कर तुम्हें वापस जमीन पर लाने के लिए काफी है, और अगर नहीं तो मुझे अफसोस है पर तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। और हम प्रसिद्ध तुर्की भाई के आदमी है, उनका नाम तो तुमने सुना ही होगा। उनके नाम से सामने वाले लड़ने से पहले ही घुटने टेक देते हैं, पर तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? ये सुनकर समर उस मुर्गे जैसे लाल बालों वाले आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुर्की रोस्ट चिकन? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या बाजार में नया आया है? इतना कहकर समर उस मोटे आदमी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वह मोटा आदमी, जो अभी कुछ समय पहले तक मुर्गे जैसा दिख रहा था, अचानक गैंडे की तरह दिखने लगता है। वो गुस्से से पूरी तरह फूल जाता है और उसके बालों के साथ उसका खुद का रंग भी लाल होने लगता है। वो अपनी बाहों को ऊपर चढ़ाता हुआ समर की ओर बढ़ने लगता है और अचानक रुक जाता है। वो अपने हाथ में पके चाकू को अपनी जीभ पर फेरता है और समर से कहता है, तुम अगर एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुमने रमेश रास का नाम तो सुना ही होगा, है ना? जैसे ही लाल बालों वाला आदमी समर से कहता है कि क्या उसने रमेश का नाम सुना है, समर वह नाम सुनकर दंग रह जाता है। फिर वो लाल बालों वाला आदमी समर का चेहरा देखकर कहता है, आपके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस महान आदमी के बारे में पहले से ही जानते हैं या आपने उनके बारे में सुन रखा है। तभी समर लाल बाल वाले आदमी को जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह जो तुर्की है ये सावन के पिता रमेश का खास आदमी है, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया। समर की बात सुनकर लाल बालों वाला आदमी गर्व के साथ कहता है, मैं तुम्हें जितना मूर्ख समझता था तुम उतने मूर्ख नहीं हो, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये जो तुर्की है वो सावन के पिता का सबसे खास आदमी है। समर उस लाल बाल वाले आदमी से कहता है, मुझे क्या मतलब कि कौन किसका खास या बहुत खास आदमी है। इतना कहकर समर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने पैरों को टेबल पर रखकर आगे कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन तुम्हारा बहुत खास है और कौन नहीं। ये सुनकर वो लाल बाल वाला आदमी कहता है, देखो समर, तुर्की मेरा बचपन का दोस्त है, वो एक बार जो सोच लेता है करके ही मानता है। फिर उसने आगे धमकी देते हुए कहा, और फिर तुमसे तो उसे पुराना हिसाब पूरा करना है, अगर वो चाहे तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर मौत के घाट आसानी से उतार देगा। उस लाल बाल वाले आदमी की बात सुनकर समर उबासी लेते हुए धीरे से कहता है, एक काम करो, जाओ और जाकर उसे बुला कर ले आओ। मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर ऊब चुका हूँ, मैं यही रुका हूँ, तुम उसे बुला कर ले आओ।
मेरा तुम लोगों के मुंह लगने का या तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। समर की बात सुनकर वो लाल बाल वाला आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है? लगता है तुमने तुर्की के बारे में ठीक से नहीं जाना। तुम मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं अभी के अभी तुर्की को फोन करूंगा और आने के लिए कहूंगा, और देखना जब वो आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अब तो मेरी केवल एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकते देखूं, एक बार नहीं 100 बार। लेकिन जब वहां खड़ा लीजू देखता है कि समर उस लाल बाल वाले आदमी की किसी भी बात पर रिजेक्ट नहीं कर रहा तो वह शांत भाव से केवल उसकी बात सुनने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिवाय एक टेढ़ी मुस्कान के। समर जानता था कि सावन के पिता से जुड़ा कोई भी आदमी, चाहे वो तुर्की हो, लीजू हो या खुद सावन हो, कोई भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लीजू जानता था कि तुर्की कभी भी समर पर सीधा हमला नहीं करेगा, क्योंकि वह समर की क्षमताओं से भली भांति परिचित था और उससे डरता भी था, इसलिए उसने समर के सामने आने की हिम्मत भी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ इस सब घटना से परे हाईवे पर एक ऑडी निकलती है, जिसमें शंकर और सोनाली बैठे हुए हैं। शंकर सोनाली से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सोनाली, समर ने मिस ईशा को बचा लिया होगा? ऑडी की पिछली सीट पर बैठी सोनाली ने जवाब देते हुए कहा, मैं पक्के तौर पर तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने अब तक समर के साथ रहकर जितनी भी लड़ाइयां देखी है और जो भी घटनाएं हुई है, उसके हिसाब से उसने ईशा को बचा लिया होगा, क्योंकि है तो वह ग्रैंड मास्टर ही ना। इसके बाद सोनाली शंकर की तरफ देखते हुए आगे कहती है, मेरे मन में एक और बात चल रही है। शंकर सोनाली के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछता है, वह क्या बात है? सोनाली जवाब देते हुए कहती है, माना समर एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने कभी भी उसे चिकित्सा कौशल का उपयोग करते नहीं देखा है। मुझे चिंता है कि समर ने ईशा को ठीक किया भी होगा या नहीं। समर वैसे तो कैंप एकेडमी का स्टूडेंट है और उसे ट्रेनिंग के दौरान ये सब सिखाया ही होगा। इस पर शंकर कहता है, माना समर को इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी गई होगी, लेकिन फिर भी पूरी तरह तो समर भी ईशा के शरीर से जहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही कर सकता है ना। फिर शंकर आगे कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है कि ईशा सुरक्षित होंगी, वरना जिस तरह का समर का गुस्सा है वो अभी तक इस शहर में रक्तपात मचा देता। सोनाली शंकर की बात से सहमति जताती है और अचानक कुछ कहते हुए रुक जाती है। उसकी नजर कार के आगे की सीट पर बैठे सावन पर जाती है। सोनाली गुस्से से सावन को देखती है और कहती है, ये सब इसी के कारण हुआ है, ना ये समर से पंगा लेता और ना इतना ड्रामा होता। सोनाली की बात सुनकर सावन तर्क देते हुए कहता है, मुझे कोई सपना नहीं आया था कि समर मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर है। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि वह इतना शक्तिशाली है तो मैं उससे लड़ना तो दूर, मिलने के बारे में सोचता भी नहीं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो सोनाली शंकर से कहती है, अब कुछ भी कहने से क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पिता तो पहले ही मर चुके हैं, अब केवल तुम्हारा परिवार नाम के लिए ही अस्तित्व में है। इसके अलावा तो सब कुछ खत्म हो चुका है और यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर शंकर सोनाली से कहता है, उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह समर ने उसके पिता को मार डाला, जबकि इस शहर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पिता को हाथ लगा सके। भले ही भविष्य में वह समर के हाथ से बच जाए और अपने पिता की तरह शक्तिशाली बन जाए, लेकिन समर को लेकर उसके मन में जो डर था वो कभी गायब नहीं होगा। मौत का डर अब कभी उसके मन से नहीं जाएगा। ये सुनकर सावन ने कहा, समर ने मेरी जान नहीं ली और मेरी मदद ही की। अगर मैं इस मदद के बदले समर के कुछ काम आया तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तभी शंकर हंसते हुए कहता है, जिस आदमी में यहां बैठकर ठीक से बात करने की हिम्मत नहीं है वो समर के काम आएगा। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? शंकर की बात सुनकर सावन कहता है, आपको क्या लगता है समर ने मुझे क्यों नहीं मारा? उसका मुझे नहीं मारना ये साबित करता है कि मैं अभी भी समर के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हूं। अगर मैं समर को लेकर वफादारी दिखाता हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरे पास समर से माफी मांगने का एक अच्छा मौका होगा। ये बात सावन में बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी। सावन की बात सुनकर सोनाली कहती है, जब हम समर से मिलेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे और समर के बीच स्वाभाविक रूप से सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ मैं तुम्हें एक सलाह भी देना चाहूंगी कि तुम बहुत ज्यादा आशा मत रखना, वहां कुछ भी हो सकता है। तो सावन कहता है, मैं समर के फैसले की इज्जत करता हूँ, वह जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे एक मौका तो जरूर देंगे। हालांकि यह कहते हुए सावन का चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही जोश दिख रहा था। अगर समर से माफी के बदले सावन को जीवन भर उसका गुलाम बनकर भी रहना पड़ता तो सावन रह लेता, वो वही करता जो समर उसे कहता, क्योंकि पश्चाताप की कोई हद नहीं होती। वो कुछ भी करके बस अब समर से माफी मांगना चाहता था। तभी अचानक शंकर गाड़ी रोकने के लिए कहता है और जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकती है। फिर गाड़ी में से बाहर देखते हुए शंकर सोनाली और सावन से कहता है, मुझे लगता है समर और ईशा इसी अस्पताल में होंगे। जैसे ही सोनाली और सावन शंकर की बात सुनते हैं वो तेजी से कार से उतरकर अस्पताल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के अंदर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं वो आश्चर्यचकित होकर वहीं रुक जाते हैं।
वो तीनों देखते हैं कि अस्पताल के मेन गेट बहुत ही डरावने दिखने वाले गैंगस्टर्स का एक बड़ा समूह रास्ता रोके खड़ा है। गुंडों के समूह की नजर जैसे ही उन 3 लोगों पर पड़ती है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है वहां और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शंकर और सोनाली सावन को देखते हुए कहते हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे सावन। ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुम ही ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है ना? सावन डर के भाव के साथ शंकर और सोनाली से कहता है, मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, मुझे सच में नहीं पता। इतनी हिम्मत किस में है जो ऐसी हरकत करेगा? जो भी हो, एक बात गांठ बांध लो कि यह मेरे आदमी नहीं है और अब हमें बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द चलना चाहिए और पता करना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। इतना कहकर सावन गुंडों के झुंड की ओर बढ़ने लगता है। तभी गुंडों के समूह से आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें यहाँ इतने सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है या फिर मरने की जल्दी है? सावन जैसे ही अस्पताल के एंट्री गेट तक पहुंचता है, पीछे से दीपक नाम का आदमी उस पर हमला कर देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि अंदर जाना अभी मना है? अंदर हमारे बॉस तुर्की कुछ निजी मामलों से निपट रहे हैं। अगर तुम डॉक्टर को दिखाने आए हो तो भी वापस चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर अंदर नहीं है, आज वो छुट्टी पर है। चलो अब मेरा मुंह मत ताको, जाओ यहाँ से। सोनाली और शंकर सावन के पास आकर कहते हैं, अंदर कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है और हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अंदर जाने के लिए रास्ता खोजना होगा, हम इतने गुंडों का सामना नहीं कर सकते। इधर शंकर, सोनाली और सावन के बीच बात चल ही रही होती है कि तभी दीपक के फोन पर बाहर खड़े गुंडों के लीडर के लिए लीजू का फोन आता है। लीजू दीपक से कहता है, यहाँ समर ने, जो कि एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट निकला, उसने नाक में दम करके रखा है और मेरे साथियों को घायल भी कर दिया है। दीपक जैसे ही यह बात सुनता है, वो गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंदर आकर उस समर से निपटता हूँ। उस समर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी दोबारा लड़ाई का नाम नहीं लगा। इतना कहकर दीपक अपने आदमियों के साथ अस्पताल के अंदर चला जाता है। शंकर सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे अंदर जाना था और उसने यहाँ किसी सख्त इंसान के मिलने की उम्मीद नहीं की थी। परिस्थितियां उसके मुताबिक नहीं थी, अब उसे इस लंबे चौड़े इंसान का सामना करना था। उसने इसके लिए खुद को तैयार किया और सामने खड़े दीपक को चुनौती देते हुए उत्सुकता के साथ कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम यहाँ खड़े रहने के काबिल भी हो या नहीं। तुम जितने चाहो उतने आदमियों को बुला सकते हो, मैं अकेला ही तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हूं और इसे भले ही तुम एक चुनौती समझ लो। तो शुरू करें, बोल दो अपने साथियों को। दीपक शंकर की बात सुनकर चिढ़ जाता है। वो गुस्से से अपने हाथ को हवा में लहराता है और उसका इशारा मिलते ही वहां आसपास मौजूद सारे गुंडे उसके पास आ जाते हैं। वहां पर कुल मिलाकर 30 गुंडे इकट्ठे हो चुके थे। वो सबके सब एक से बढ़कर एक बदमाश दिख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ खून सवार था और मानो वो लड़ने के लिए ही इतनी देर से उत्सुक बैठे थे। उन सबके हाथों में अलग अलग हथियार थे। किसी के पास चैन, किसी के पास बल्ला, तो किसी के पास चाकू, और वह सब अपने अपने हथियारों से अपने अपने अंदाज में खेल रहे थे। परंतु ये सब देखने के बाद भी शंकर बहुत ही आराम से खड़ा हुआ था। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी बदमाशों का दिमाग हट गया। वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए कि शंकर को उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह आराम से जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ है। हालांकि शंकर के लिए इन 30 लोगों से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने जैसे ही देखा कि बदमाशों का आना अब बंद हो गया है और वह सब वहां इकट्ठे हो चुके हैं, तो उसने कहा, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब हम लोग शुरू करें। शंकर की यह बात सुनकर दीपक ने गुस्से में अपनी गर्दन को चटकाया, जैसे मानो उसने हाँ का इशारा करा हो। उसके ऐसा करते ही शंकर तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दीपक को गर्दन से पकड़ा और अस्पताल के कांच के ऊपर फेंक दिया। दीपक के पूरे बदन पर कांच ही कांच लगे हुए थे और शंकर ने उसे इतनी जोर से फेंका था कि वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर बाकी के सब बदमाश घबरा गए और उन्होंने पल भर के लिए चमकते हुए अपने पांव पीछे की ओर हटा लिए। उनकी आंखें, जिनमें अभी कुछ देर पहले गुस्सा भरा था, अब डर से कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने शंकर को काफी कम आंका था और शंकर ने अभी अभी दीपक के साथ इतनी तेजी से जो किया, वो उससे दंग रह गए थे। उसने दीपक को इतने कम समय में उठाकर फेंक दिया था कि वो लोग उसे अपनी आंखों से ठीक तरह से देख भी नहीं पाए थे। इतनी देर में शंकर उन लोगों को घूरते हुए बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि तुम लोग सिर्फ निक्कमों का एक झुंड हो, जो खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम 30 लोगों को और अंदर मौजूद बाकी के बदमाशों को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है और मुझे इसमें कुछ खास तकलीफ नहीं होगी। मैं ये काम पलक झपकते ही कर सकता हूँ, बिना किसी परेशानी के। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मुझे अपनी ऊर्जा और समय तुम लोगों पर बर्बाद करना पड़ेगा, जबकि मैं पहले से ही जल्दी में हूँ। इतना सुनते ही वहां पर खड़े बदमाशों के अहंकार को ठेस पहुंच जाती है और वह पूरे गुस्से के साथ शंकर की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी शंकर दीपक को पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारता है, जिससे उसका एक दांत टूटकर गिर जाता है। और फिर वह सावन और सोनाली को गर्दन से इशारा करके दिशा बताते हुए कहता है, सोनाली तुम लोग अंदर जाओ, इन लोगों को यहाँ पर मैं आसानी से संभाल लूंगा।
इनकी चिंता मत करो, यह मेरे लिए बहुत ही आसान है। तुम लोग बिना किसी फिक्र के जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर पहुंचो। सोनाली ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाया और वह अस्पताल के अंदर की ओर भाग गई। दूसरी ओर सावन भी पागलों की तरह भाग रहा था, पसीने में पूरी तरह तत्पत और बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ। उसमें पीछे की ओर मुड़कर देखने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इन लोगों को किसने भेजा था। जब तक वो लोग उसके पिता से संबंधित थे तब तक उसके लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय था। ये खुद को आग के गड्ढे में धकेलने जैसा था। उसके संबंध समर के साथ पहले ही खराब हो चुके थे और वह अब बात को और नहीं बिगाड़ना चाहता था, पर यहाँ पर अचानक आए हुए इन बदमाशों की वजह से उसे बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। अगर इन मूर्ख बदमाशों की वजह से समर और उसके बीच में कुछ भी गलतफहमी होती है तो उसके पास समर की ओर दोबारा मुड़कर जाने का कोई मौका नहीं बचेगा और ना ही समर उसे माफ करेगा। दूसरी ओर कॉल रूम के अंदर लिजू समर से बोलता है, तुम मेरे भाई तुर्की को जानते भी नहीं हो और अभी यहाँ पर सीन क्रिएट करने की बात करते हो और कह रहे हो कि तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर लोगे। जरा अपनी जबान को लगाम दो लड़के, अगर मैं चाहूं तो अभी अपने भाइयों से कहकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकता हूं और तुम्हें बचने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जो भी बोल रहे हो बहुत ही सोच समझ कर बोलो। यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा और इन लोगों को इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और ना ही अब मैं तुम्हें भागने का कोई मौका दूंगा, क्योंकि बदला तो अब मैं लेकर रहूंगा। आखिर तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। जो कैप्टन लिजू पिछली बार समर से पिटकर भाग गया था वो अभी समर के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। उसके साथ ही अपने हाथों में तेज धारदार छुरियां लेकर खड़े हुए थे। वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें इशारा मिले और वह समर के टुकड़े टुकड़े कर दे। उन लोगों की शक्ल किसी खून के प्यासे भेड़िए से कम नहीं लग रही थी। ऐसे भेड़िए जो कि काफी समय से भूखे हो और अब अपने शिकार पर झपटने का इंतजार कर रहे हो। एक आम आदमी ऐसे दृश्य को देखकर डर के मारे अपनी पेंट गीली कर लेगा, पर समर का मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां अपने सामने इतने सारे हथियारबंद लोगों को देखने के बाद भी बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, मानो उसको उनकी उपस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना उसके अंदर डर का भाव था, ना ही किसी प्रकार की चिंता। वो उन लोगों के भूखे भेड़िए जैसे स्वभाव, भयानक शक्ल और हथियारों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। हालांकि वहां पर मौजूद नाज इस सबसे बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसकी शक्ल डर के मारे पीली पड़ती जा रही थी और उसके चेहरे पर काफी तेजी से पसीना बह रहा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। कब वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले ले उसे पता ही नहीं था, पर साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि वो समय अब ज्यादा दूर नहीं। वो बस चुपचाप समर के पीछे जाकर छुप जाती है और बहुत ही धीमी आवाज में समर के कान में कहती है, मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती स्वीकार लेनी चाहिए। एक छोटी सी जिद के पीछे अपनी जान गंवा देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। भले ही आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो, परंतु आपको अभी आराम की सख्त जरूरत है और आप ऐसी हालत में इन दरिंदों से लड़कर इनसे जीत नहीं सकते। आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अपनी यह जिद छोड़ दीजिए और इन लोगों से माफी मांगी लीजिए, क्योंकि इनसे लड़कर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। समर नस की इन सब बातों को सुनने के बाद भी बड़े ही शांत स्वभाव के साथ आसान शब्दों में कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कचरे का ढेर मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। मैं जानता हूं कि हमारे लिए इस वक्त क्या सही है और क्या गलत, इसलिए मैं सही को चुनने की राह पर चल रहा हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वहां पर आराम से बैठ सकती है, बाकी सब मैं अकेला ही संभाल लूंगा। भले ही समर एक खतरनाक परिस्थिति में था, पर फिर भी उसकी शक्ल पर अभी तक बहुत ही शांत भाव था। हालांकि ये जाहिर था कि समर सावन के पिता और उस नकाबपोश से लड़ने के बाद अब बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं था। जब वो तुर्की जैसे ढोंगी से मिला तब तक उसमें लड़ने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि तुर्की का स्तर बहुत ही निचला था और उसको मारने की न समर के पास कोई ठोस वजह थी और न ही इस सब से उसे थकान के अलावा कुछ और मिलने वाला था। तभी एक आदमी वहां आकर तुर्की भाई के कान में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो? इसको ना हमारी छुरियों से डर लग रहा है और ना ही हमारे किसी और हथियार से, और यह मास्टर रमेश को भी नहीं जानता। आखिर यह है कौन? ये बात सुनकर समर मुस्कुराने लगता है। उसकी इस मुस्कान को देखकर तुर्की उससे कहता है, तू है कौन जो मास्टर रमेश को नहीं जानता? उनको हमारे यहाँ का बच्चा जानता है और तू उनको नहीं जानने के बाद भी हमारा विरोध करने की कोशिश कर रहा है। तेरे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। तुर्की की इस बात पर समर उसे लताड़ते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर तू रमेश का आदमी है? मैं तुझे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस समय वह भी यहाँ होता तो वह भी मुझसे अकड़कर बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। इस पर तुर्की ने समर से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा बीमार हो। तुमने हमारे मास्टर रमेश के बारे में भी मजाक करने की कोशिश कर ली, तो अब तो तुम इस अस्पताल से जिंदा निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। ये सुनकर लीजू के हाव भाव बदल जाते हैं और वह तुर्की को समझाते हुए कहता है, भाई यह एक अस्पताल है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए बुलाया है। उसे यहाँ पर मारने की कोई जरूरत नहीं है ना? इस पर तुर्की ने कहा, यहाँ पर मौजूद हर एक बदमाश के दिल में मास्टर रमेश का एक अलग दर्जा है।
और इस इंसान ने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहकर वह अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए इशारा करता है और बदमाशों का सबसे आगे खड़ा समूह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। भूखे भेड़ियों की तरह वह समूह समर को घूरने लगता है। ये देखकर समर उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी इस नस को हाथ लगाने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज आती है। जैसे ही तुर्की ने हॉस्पिटल के कमरे के बाहर से आवाज सुनी, वो और उसके सारे आदमी सतर्क हो गए थे। लेकिन समर अभी भी शांत भाव से वहीं खड़ा था। समर आज दिन भर में इतनी मुसीबतों का सामना कर चुका था कि उसे अब किसी नई मुसीबत को देखकर कोई भी अचंभा नहीं हो रहा था। इस बार भी वो तैयार था कि चाहे कुछ भी हो जाए और कोई भी आ जाए, वो उसका सामना डटकर ही करेगा। वो आदमी जिसकी आवाज अभी हॉस्पिटल के कमरे के बाहर से आई थी, उसके पैरों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो कदम दरवाजे के पास आ रहे थे, वैसे वैसे जूतों की आवाज और तेज होती जा रही थी। तुर्की के आदमी सब गेट की तरफ तैयार होकर खड़े हो गए थे। उन सबको यही लग रहा था कि समर का कोई साथी आ रहा है। जैसे ही उस आदमी ने उस कमरे का गेट खोला, पहले अंधेरे में से एक परछाई उजाले में आती हुई दिखी। एक युवक उस कमरे में आया और उसने घुसते ही तुर्की से कहा, अगर किसी ने भी समर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस युवक को देखकर तुर्की की आंखें बड़ी हो गई थी और वह चुपचाप उसकी बात को सुन रहा था। लेकिन उसके आदमी यह बात सुन नहीं पाए और उनमें से एक आदमी उस युवक के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसी बात करने की? और तभी दूसरा आदमी भी उसके सामने खड़ा होकर उस युवक से पूछने लगा, कौन हो तुम? तुर्की के दोनों आदमियों ने उससे यह बात बहुत ही बदतमीजी से पूछी थी। वो युवक चुपचाप खड़ा हुआ, उन दोनों को देख रहा था। उसके कुछ भी जवाब न देने पर तुर्की के आदमी ने उससे कहा, लगता है तुम्हारा आज आखिरी दिन है, क्योंकि तुमने जिस तरह से मेरे बॉस से बात की है उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। वही दूसरा आदमी भी उस युवक को अपनी जेब में से चाकू निकालकर अपनी जबान पर फेरते हुए डराने लगता है और कहता है, ये चाकू जो तुम देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं इसने न जाने कितने गले काटे हैं। तुर्की अपने दोनों आदमियों की बात गौर से सुन रहा था और उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस युवक को चाकू दिखाया, वो फौरन वहां पहुंचा और उसने अपने ही आदमियों को तमाचा मार दिया। तुर्की ने उन्हें तमाचा इतनी जोर से मारा था कि उसकी आवाज उस अस्पताल के पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुर्की का आदमी थप्पड़ खाने के बाद तुर्की से कहता है, बॉस मैं तो आप ही के लिए लड़ रहा हूं और आप मुझे ही थप्पड़ मार रहे हैं। दरअसल हमें मारना तो इस इंसान को चाहिए जो आपसे इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी इतनी बदतमीजी से। तुर्की किसी चापलूस की तरह वहां खड़ा हुआ था। उसके आदमी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस आदमी को देखकर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और ऐसे नौकर की तरह क्यों खड़ा हो गया है। तुर्की अपने आदमियों को पीछे हटने को कहता है। उसके बाद तुर्की ने जिस आदमी को थप्पड़ मारा था, वो उससे कहता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो? यह अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े आदमी शंकर के एकलौते बेटे सावन जी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सावन से ऊंची आवाज में बात करने की, और तो और तुम लोगों ने उन्हें चाकू तक दिखा दिया। तुर्की सावन के सामने झुककर खड़ा हो गया था और वह सावन के सामने अपने आदमियों के किए की माफी मांगने लगा। उसके आदमियों ने तुर्की को ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। तुर्की सावन के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कि कोई कुत्ता अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। उसे ऐसे खड़ा देखकर उसके आदमी समझ गए थे कि जरूर यह कोई न कोई बड़ा आदमी है जिनके सामने तुर्की इतना झुका हुआ था। तुर्की ने सावन को देखते हुए कहा, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपके पिता के बारे में सुना और उनके लिए मैं बहुत दुखी भी हूँ, पर यहाँ आपको सुरक्षित देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सावन समर के पास जाकर खड़ा हो गया और तुर्की से कहा, तुमने ग्रैंड मास्टर कुंदन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि सिक्किम का था। उसे आज ही समर ने बड़ी बेरहमी से मारा और अगर तुम मरना चाहते हो तो बेशक इससे लड़के देख लो। ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट कुंदन को हर कोई जानता था और उसकी मौत की बात सुनकर तुर्की के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ग्रेट मास्टर कुंदन का इतना नाम था और सब जानते थे कि उसे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे समर ने मारा है। ये सुनकर सब लोग समर के सामने झुककर उसे सलाम करने लगे। सावन तुर्की से आगे कहता है, तुमने समर के साथ ऐसा बर्ताव करके गलत किया। फिर सावन समर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी आपके साथ ऐसा कुछ करने वाला है, पर इस हरकत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने करवाया है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तुर्की ने कभी भी सावन को ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं देखा था। वह सावन को उसके पिता की वजह से जानता था और जब से उसने सावन को देखा था, उसे ये बात पता थी कि सावन किसी के सामने झुकता नहीं है। वह एक घमंडी किस्म का इंसान है और अपनी गलती कभी नहीं मानता। लेकिन वह इस वक्त वास्तव में समर के सामने इस तरह हाथ जोड़कर खड़ा था, जिसे देखकर तुर्की समझ गया था कि समर कोई असाधारण इंसान ही होगा जिसने ऐसे घमंडी इंसान को अपने कदमों में झुका दिया था। अब तुर्की को सावन की उस बात पर भी यकीन हो गया था कि समर ने ग्रैंड मास्टर कुंदन को मारा है। तुर्की सावन को देखकर इतना डर गया था कि उसके पैर कांपने लगे थे। वो पसीने में लथपथ होने लगा था और घबराहट के मारे उसका गला भी सूख रहा था।
तुर्की के दिमाग में यही बात आ रही थी कि अगर वह अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए समर से लड़ता तो उसकी हालत क्या हो सकती थी। शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। जैसे ही तुर्की को इस डर का आभास हुआ, उसने भी समर के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगी। वहीं समर तुर्की को इस हाल में देखकर मुस्कुरा रहा था। तुर्की और सावन दोनों ही समर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी एक 6 फुट 5 इंच का एक हट्टा कट्टा इंसान, जो कि भीड़ में पीछे खड़ा था और जिसका शरीर एकदम किसी बाहुबली की तरह लग रहा था, वो तुर्की के पास आकर बोला, क्या आप इस आदमी से डर रहे हैं? हम सब इतने हैं और ये अकेला, इसे तो हम एक चुटकी में खत्म कर देंगे, बस आप हुक्म दो। उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पर इतना घमंड था कि उसे लग रहा था कि वह सामान्य से दिखने वाले समर को एक झटके में मार सकता है। मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समर कितना बड़ा ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। उस आदमी की बात सुनकर तुर्की अचानक से उठता है और उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद करके चुपचाप पीछे खड़े रहो। जब तक तुम्हें कुछ करने को नहीं कहा जाता, जब तक तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए। तुर्की के धक्का देने से उसका आदमी 3 कदम पीछे हो जाता है और हैरत से तुर्की की ओर देखने लगता है। उसके बाद वह तुर्की से कहता है, अगर आपको मारना ही है तो आप इस आदमी को मारो, जो आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो और मैं आपके लिए यहाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ही धक्का दे रहे हैं। उस आदमी की बातें सुनकर ये लग रहा था कि वो तुर्की का कोई खास आदमी होगा, तभी वो तुर्की के सामने इतना बोल पा रहा था। तुर्की अपने आदमी की बात सुनकर उससे कहता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है, इसलिए चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाओ। इतने में ही उसका दूसरा आदमी आगे आया और बोला, आप इस आदमी से बिल्कुल मत डरो, इसकी हालत देखकर तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप बस हुक्म दो, मैं इसका काम अभी तमाम कर दूंगा। आप भूलो मत कि इस आदमी ने आपके छोटे भाई पर हाथ उठाया था। तुर्की जानता था कि उसके आदमी को अभी तक अंदाजा नहीं था कि समर कौन है और उसमें कितनी शक्ति है, लेकिन तुर्की उसकी आंखों में देखकर ही समझ गया था कि वह कितना शक्तिशाली है और फिर वो उसके मालिक के बेटे सावन की बात को भी नहीं झुठला सकता था। यही सब सोचकर तुर्की अपने आदमी पर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके सारे आदमी उसे देखकर डर गए और सब के सब चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो गए। इसके बाद तुर्की फिर से समर से माफी मांगने लगा और उसने कहा, मेरे आदमी जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वहीं समर बिना किसी भाव के वहां खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। समर को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। तुर्की भी समर को देखकर नहीं समझ पा रहा था कि उसने उसे माफ करा भी या नहीं। ये देखने के बाद तुर्की समर से कहता है, मुझे लगता है कि अभी भी आपने मुझे माफ नहीं किया है। मैं आपकी माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुर्की के इस वाक्य के बाद भी समर अभी भी चुपचाप वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह तुर्की की बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। समर को देखकर तुर्की को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। तुर्की सावन के पिता के साथ सालों से काम कर रहा था और इतने सालों में उसने न जाने अंडरवर्ल्ड से जुड़े कितने लोगों को देख लिया था। वो उन्हें अच्छे से पहचानता था और समर को देखकर भी उसने उसकी काबिलियत को पहचान लिया था। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो समर के सामने इतना गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि उसे अपने भाई की भी चिंता थी। समर के ना मानने पर तुर्की अचानक से अपनी जेब से चाकू निकालता है और समर को घूरने लगता है। तुर्की के आदमी भी यह नहीं समझ पाते कि अभी तक उनका बॉस समर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, तो अब उसने अचानक से चाकू क्यों निकाल लिया था। जो तुर्की अभी तक अस्पताल में समर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसी तुर्की ने अब अपनी जेब से चाकू निकालकर समर की ओर घूमना शुरू कर दिया था। सावन भी तुर्की के पास खड़े खड़े यही सोच रहा था कि अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जेब से चाकू निकाल दिया था, क्योंकि समर अभी तक वैसे ही खड़ा था जैसे पहले खड़ा था और इतनी देर से तुर्की से समर ने कोई भी बात नहीं करी थी। तुर्की का चाकू बहुत ही तेज था। चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना तेज होगा कि अगर किसी के गले पर सिर्फ रख भी दिया तो वह उसका गला काट देगा। ऐसे धार वाले चाकू किसी पेशेवर के पास ही मिल सकते थे और तुर्की भी एक पेशेवर कातिल था। सभी लोगों की नजर तुर्की पर थी और तुर्की अभी भी चाकू को अपने हाथ में रखकर समर की ओर घूर रहा था। तुर्की के बाईं तरफ एक टेबल रखी हुई थी जिस पर कुछ ग्लूकोज की बोतल और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रखी थी। तुर्की के एक हाथ में चाकू था और दूसरा हाथ खाली था। उसने अपने खाली हाथ से उस टेबल पर रखी हुई सारी चीजों को जमीन पर धकेल दिया था। जैसे ही तुर्की ने टेबल पर हाथ मारा, एक एक करके ग्लूकोज की बोतल नीचे गिरने लगी और फूट गई। ब्लड प्रेशर की मशीन भी नीचे जमीन पर पड़ी थी, लेकिन समर अब भी वैसे ही खड़ा था, रिलैक्स्ड। तुर्की ने अपना हाथ उस खाली टेबल पर रखा और उस चाकू को उठाते हुए अपनी बाएं हाथ की पहली उंगली को काट दिया। जैसे ही तुर्की ने अपनी उंगली काटी, खून की एक लंबी धार उड़कर जमीन पर गिरी। तुर्की की आंखों में दर्द का एहसास अलग ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। अपनी उंगली को काटने के बाद तुर्की समर से कहता है, मैंने आपकी माफी के लिए अपनी उंगली तक कुर्बान कर दी है। अब मैं आशा करता हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। समर तुर्की की उंगली की तरफ देख रहा था। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि तुर्की ने उसकी माफी के लिए अपनी उंगली तक काट दी थी, लेकिन समर ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिए। वह बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो।
समर बिना किसी एक्सप्रेशन के तुर्की से बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम यहां से अपने आदमियों को लेकर जा सकते हो। अपनी जख्मी उंगली पर कपड़ा बांधने के बाद तुर्की समर से कहता है, क्या अब हम यहां से जा सकते हैं? सच में? समर अपना सिर हाँ में हिलाकर तुर्की को वहां से जाने की अनुमति दे देता है। जैसे ही तुर्की और उसके साथी उस कमरे से बाहर जाने को निकलते हैं, उसी समय पीछे से समर तुर्की के भाई लीजू को आवाज देकर रोकता है और कहता है, रुको, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। लीजू वहां से भागना चाहता था। वो समर की इस बात को सुनकर डर गया था। उसे लग रहा था कि समर उसे मार भी सकता था। लीजू धीरे से भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। समर उसकी तरफ ही चला रहा था। जैसे जैसे समर लीजू के करीब आ रहा था, वैसे वैसे लीजू की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी और साथ में ही तुर्की भी अपने भाई के लिए डर रहा था। समर भीड़ को साइड में करते हुए लीजू के सामने आकर खड़ा हो गया था। लीजू के सामने आकर समर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। समर का हाथ लीजू को अपने कंधे पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कंधों पर 1000 किलोग्राम का कोई भारी सा वजन रख दिया गया हो। समर के हाथ रखते हैं लीजू वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। कहीं भागना तो दूर की बात है, वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी टांगें भी कांप रही थी। समर लीजू का डर भाप गया था। लीजू का शरीर इस तरह से कांप रहा था कि उसकी कंपन समर को अपने हाथ में महसूस हो रही थी। इसके बाद समर लीजू से बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लीजू समर की बात सुनकर और ज्यादा डर गया और डरते हुए उसने समर से कहा, मुझे यहां से जाने दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। लीजू जब समर से बात कर रहा था तो वो इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। समर एक मुस्कान के साथ धीरे से लीजू को कहता है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। समर का यह वाक्य सुनकर लीजू की जान में जान आई और वह झट से बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से बोला, आप मुझे जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मारना मत। समर लीजू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं करूंगा। अगर तुम सबके सामने मुझसे पैर पकड़कर 100 बार माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो। लीजू के सामने अब मुश्किल आ गई थी, क्योंकि जिस जगह वह काम करता है उस जगह अगर वह सबके सामने समर के पैर पर गिरकर माफी मांगेगा तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। लीजू को यही डर था कि अस्पताल के स्टाफ को अगर यह बात पता चल गई कि वहां का बॉडीगार्ड दूसरों के सामने झुककर माफी मांग रहा था तो उसे इस अस्पताल तो क्या किसी भी अस्पताल में नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इन सबसे ऊपर लीजू को अपनी जान की भी परवाह थी। जब किसी इंसान की जान पर बनाती है तो तब उसे किसी भी बात की परवाह नहीं होती। सारी उम्र वह जिस अहंकार, पावर, पोजीशन के पीछे भागते रहता है, वह सारी चीज एक पल में खत्म हो जाती है और सिर्फ रह जाता है अपनी जान बचाने का मोह। लेकिन यह मोह भी एक न एक दिन टूटता है, भले इंसान चाहे या ना चाहे। लेकिन फिर भी इस सत्य को स्वीकारने में उसे अपना पूरा जीवन लग जाता है। कुछ लोग तो ये सत्य मान लेते हैं लेकिन कुछ लोग मृत्यु तक इस मोह के साथ बंधे रहते हैं। लेकिन असल में सब कुछ जाने देने का नाम ही जीवन है। बहुत देर तक लीजू चुपचाप सोचता रहता है और समर उसे देख रहा है। थोड़ी देर होने के बाद समर लीजू से कहता है, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दूंगा और तुम जल्दी सोच लो कि तुम झुकना चाहते हो या नहीं। समर ने यह वाक्य एक फीकी मुस्कान के साथ कहा था। लीजू समर की ओर देखता है और कहता है, क्या मैं झुक नहीं सकता? तुम जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट के सामने मैं 100 बार तो क्या 1000 बार झुक सकता हूं। ये बात लीजू ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए नहीं कही थी। असल में वह सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था। इसके बाद लीजू 2 कदम पीछे हुआ और अपमान से भरे चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टीका कर बैठ गया। और बड़े ही शर्मिंदा भाव से लीजू ने समर से माफी मांगी। लीजू का बड़ा भाई तुर्की भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसे पता था कि जो भी लीजू कर रहा है वो सही है, क्योंकि समर से लड़ना उसके और उसके आदमियों की बस की बात नहीं थी। भले ही उसके पास हटे कट्टे लोगों की सेना थी, लेकिन उनमें से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था और ना ही इतना सक्षम था कि किसी ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सके। इसीलिए तुर्की को लीजू का माफी मांगने वाला फैसला बहुत ही समझदारी वाला लगा था। लीजू झुककर समर से बार बार माफी मांग रहा था और कुछ देर होने के बाद समर ने उसे हाथ का इशारा देते हुए चुप होने को कहा। समर का इशारा देखकर लीजू चुप हो गया था। फिर समर ने धीरे से अपने हाथ का इशारा करते हुए लीजू को खड़ा होने को कहा। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, घड़ी की टिक टिक के अलावा। लीजू को उसके आदमियों ने ऐसा करते हुए पहली बार देखा था। आमतौर पर जिस किस्म का आदमी लीजू था वह किसी के सामने नहीं झुकता था, पर अगर उसके सामने किसी ने कोई गलती कर दी तो वह सीधा उसे चांटा मार देता था। माफी शब्द उसके लिए बना ही नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वह समर के आगे झुका हुआ था, इसकी कल्पना ना तो खुद लीजू ने की थी और ना ही उसके आदमियों ने। इतना सब होने के बाद उस गेट से शंकर अंदर आता है और समर को देखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? और ईशा मैडम को होश आ गया या नहीं? समर शंकर को जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ईशा को अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन मैंने उसका जहर निकाल दिया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। शंकर को ईशा की जान बचने की खबर सुनकर बहुत ही खुशी हुई थी। वो ईशा से ज्यादा समर के लिए खुश था। समर संतुष्ट था कि ईशा सही सलामत उसे मिल गई थी।
वहीं शंकर की आंखों में बहुत ही खुशी और उत्साह था। शंकर इतना खुश इसलिए था कि जिसके पीछे इतनी लड़ाई हो रही है आखिरकार वो सही सलामत है। इतना कहकर समर ईशा के पलंग के पास जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। ईशा अभी भी बेहोश ही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया था वो। समर जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगता है, वहां मौजूद नर्स समर को ही देख रही होती है। समर तेजी से उस कमरे के बाहर चला जाता है। उसके हाथ में अभी भी ईशा थी, जो कि अभी भी बेहोश ही थी। नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो समर को कैसे रोके। नर्स के पास समर को रोकने का कोई बहाना भी नहीं था, लेकिन वह नर्स पूरे दिल से चाहती थी कि समर वहीं पर रुक जाए, क्योंकि जो कारनामा समर ने एक्यूपंक्चर और नीडल से करके दिखाया था, उससे नर्स समर से बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गई थी। उसने पहले कभी भी किसी जहर के मरीज का ऐसे इलाज होते हुए नहीं देखा था, और जब समर में ये कारनामा करके दिखाया तब उसकी आंखों के सामने से सारे जाले भ्रम गए थे। अब उस नर्स के मन में समर के प्रति थोड़ा थोड़ा प्रेम जागने लगा था। वह नर्स कुंवारी थी। उसने समर को देखकर सोच लिया था कि अगर वो किसी से शादी करेगी तो वह समर ही होगा। वहीं समर ने भी यह कभी सोच नहीं था कि वह ऐसे अनजान अस्पताल में किसी अनजान महिला से इतनी मदद लेगा और वही महिला समर की एक फैन गर्ल बन जाएगी। गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठी सोनाली ने ईशा को देखा, जो समर की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सोनाली ने समर से पूछा, अब ईशा की तबीयत कैसी है? समर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो वो किसी बड़ी जंग को जीत कर आया हो। समर सोनाली को देखकर राहत के साथ कहता है, मैंने ईशा के शरीर से वह जहर निकाल दिया है, तो मुझे अब राहत है। सोनाली समर की बात सुनकर कहती है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अब ईशा के शरीर में किसी भी तरह का पॉइजन नहीं है। अब बस जल्द से जल्द उसे होश भी आ जाए तो सभी तरह की चिंता मिट जाएगी। सोनाली मन ही मन सोच रही थी कि यह जो बीती एक रात है उसमें कितनी घटनाएं हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात खत्म ही नहीं होगी। सोनाली ने सोचा, ये तो अच्छा हुआ कि ईशा को कुछ नहीं हुआ, वरना समर के हाथ से बचना अग्रवाल परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी ईशा की किडनैपिंग में शामिल था। वो तो समय रहते मयंक ने अपनी गलती सुधार ली और समर से माफी मांग ली। सोनाली समर से पूछती है, अब आगे क्या करना है? समर सोनाली को बिना कोई जवाब दिए कार की अगली सीट पर बैठे सावन को देखता है, जो चुपचाप बैठा है। अचानक उसका नाम समर की जुबान पर आने से वो थोड़ा हैरान हो जाता है। सावन सोचता है, ये भी समर द्वारा मेरी परीक्षा लेने का कोई तरीका है। शायद समर देखना चाहता है कि मैं क्या जवाब दूंगा। भलाई इसी में है कि मैं जल्दबाजी में कोई जवाब ना दूं। तभी सोनाली समर से कहती है, एक काम बहुत अच्छा हुआ है। उस धोखेबाज शरद को मेरे भेजे आदमी क्लब हाउस में वापस ले आए हैं। अब उसके साथ क्या करना है आप हमें बताएं। हम सब इस बात को जानने के लिए बेचैन हैं कि अब आप शरद के साथ क्या करेंगे। समर ने इस बार भी सोनाली को सीधा कोई जवाब नहीं दिया और कार की अगली सीट पर बैठे सावन की ओर देखने लगा, मानो समर इस सवाल का जवाब सिर्फ सावन से सुनना चाहता हो। इस बार सावन में बिना कोई देर करते हुए अपना दिमाग लगाकर समर से कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अगर मैं होता तो बिना कोई देर किए, बिना किसी हिचकिचाहट के निश्चित रूप से शरद को मार डालता। समर ने तुरंत सावन की ओर देखा और कहा, क्या सच में? सावन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब इस शहर में अगर मेरे पिता के बाद कोई और शक्तिशाली व्यक्ति बचा है तो वह है मेरे पिता के भाई शरद। क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और खुद का फायदा सोचने के साथ वो एक धोखेबाज और लालची आदमी भी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसे मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मुझे अगर एक भी मौका मिलता तो मैं तुरंत उस मौके का फायदा उठाकर उन्हें मार डालता। शरद को यूं ही छोड़ना किसी आपदा को बुलाने जैसा है, या कहे किसी सांप को पालने जैसा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद इस शहर के अधिकांश लोगों का ध्यान शरद पर है, क्योंकि अब वही है जो मेरे पिता के बाद इस शहर की भूमिगत ताकतों का नेता बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये है बहुत ही बुरी बात होगी। सावन का जवाब सुनने के बाद सोनाली बिल्कुल भी उसकी बातों के पक्ष में नहीं थी। वह जानती थी कि समर की मार्शल आर्ट्स पावर काफी अच्छी है, वह जो चाहे जिस रूप में चाहे आसानी से पा सकता था। लेकिन अगर वह सावन की बात मानकर शरद को मार डालता है तो ये शहर और यहाँ के लोग अपना नया नेता खो देंगे, और यहाँ पर जितनी भी पावरफुल फैमिलीज है वह निश्चित रूप से नेता बनने और राज करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ने लग जाएगी। सोनाली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पावर पाने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई हो या इस शहर में उथल पुथल मचे। जब उसने अपने मन की बात समर को बताई तो वह एक पल के लिए चुप हो गया। समर सोच रहा था कि अगर सोनाली की बात सच निकली तो वास्तव में एक बड़ी अराजकता का कारण साबित होगा, और ऐसा वह बिल्कुल नहीं चाहता था। समर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, सावन मेरे मन में एक बात है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं। समर की बात सुनकर सावन चापलूसी करते हुए कहता है, इसमें पूछना क्या, आप जो भी कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तो समर कहता है, अगर शरद को मारना है तो तुम खुद ऐसा क्यों नहीं करते, उसके बाद जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। सावन जैसे ही समर की बात सुनता है उसका चेहरा खिल उठता है, मानो समर ने उसके मन की ही बात कह दी हो। अब सावन की आंखों में हत्या का इरादा साफ उभर आया था। समर की बात एक बार में मानने का एक कारण यह भी था कि वह जीवित रहना चाहता था, और उसका वफादार कुत्ता बने रहने का यही एकमात्र मौका था जिसे वह किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था।
समर ने सावन के हाव भाव देखकर आगे कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। समर बहुत अच्छी तरह जानता था कि सावन से किस तरह बात करनी है और किस तरह उससे अपनी बातें मनवानी है। सोनाली जब समर की बात सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि समर ऐसी बातें कर सकता है। सोनाली समर से कहती है, समर मुझे लगता है कि सावन ऐसा इसलिए कह रहा है या तुम्हारी बातें मान रहा है क्योंकि वह तुम्हारी नजरों में अच्छा बनना चाहता है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहता है। मुझे लगता है कि उसके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। वो ये सब शहर पर राज करने के लिए कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी आसानी से इस सावन के बच्चे को छोड़ सकते हो। समर ने एक फीकी मुस्कान के साथ सोनाली से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने क्या कहा है। अब अगर किसी के मन में कोई इच्छा है और वह पूरी ना हो तो कितना बुरा लगता है, और मैं सावन की इच्छा मारने नहीं दे सकता। वो इस शहर पर राज करना चाहता है और अगर इसके लिए वो शरद को मार भी दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं, और इसमें आश्चर्य की क्या बात है। समर की बात सुनकर सोनाली मानो किसी सदमे में चली गई हो। उसने समर को निराशा से देखा। समर सोनाली को समझाते हुए कहता है, मैं हर समय इस शहर में नहीं रह सकता। किसी को तो इस शहर पर राज करना है, यहाँ की जिम्मेदारियां संभालनी है। समर की बात सुनकर सोनाली ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और फिर समर से कहा, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में तुमने इस शहर की जिम्मेदारी के लिए सावन को चुना है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अभी तक जितनी भी परेशानी आई है उसी की वजह से आई है। भले ही शरद में लाख बुराइयां हो, लेकिन सावन को चुनने से लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि हम शरद को चुने, क्योंकि अगर एक बार सावन के हाथ में ताकत आ गई तो इसमें कोई शक नहीं कि वह अपने पिता और शरद से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, और इस नुकसान की भरपाई हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम शरद की तुलना एक सांप से करते हैं तो इतना समझ लो कि सावन उससे भी बड़ा जहरीला सांप है। अगर वो केवल हम सबको निशाना बनाए तो कम नुकसान होगा, लेकिन अगर हम उसकी जगह जहरीले सांप को निशाना बनाया तो वो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देगा। सोनाली किसी भी हालत में सावन को इस शहर पर राज नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि वो परिणाम से भली भांति वाकिफ थी। सोनाली गुस्से से सावन की तरफ देख रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो अभी सावन को खत्म कर देती। वहीं दूसरी तरफ समर के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही थी जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था। उसने सोनाली को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मुझे सावन से कोई खास सहानुभूति नहीं है। जब वह मुझसे शरद को मारने का मौका मांग रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि शरद की मौत के बाद इस शहर पर कौन राज करेगा। मुझे तो इस शहर में रहना भी नहीं है। जैसे ही सावन में समर की बात सुनी, उसका चेहरा खिल गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसका काम तो यूं ही बन गया। उसे मानो जीते जी स्वर्ग प्राप्त हो गया हो। उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, समर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। समर ने सावन से कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी जान बख्शने की बात कही है, क्योंकि अभी तुम्हारा जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है, इसलिए मुझसे होशियारी बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही समर ने यह बात कही, कार में मौजूद तीनों लोग समर को ध्यान से देखने लगे। सावन के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक झटके में उड़ गई थी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। सावन ने डरते हुए समर से कहा, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका चेला। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप मुझे पूरब जाने को कहोगे तो मैं कतई पश्चिम नहीं जाऊंगा। इन सभी बातों के परे दूसरी तरफ कमल कुमार, सृष्टि, तृप्ति सहित शहर के कई लोग क्लब हाउस में समर और उसके साथ आ रहे लोगों का इंतजार कर रहे थे। क्लब हाउस में शहर की कई महान हस्तियां भी उपस्थित थी। ये सभी लोग समर से मिलने के लिए बेताब थे। सभी समर के बारे में काफी कुछ सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी समर को देख नहीं था। सभी समर से मिलने के लिए उत्साहित हो रहे थे। तभी वहां मौजूद तृप्ति, जो एक कोने में बैठी हुई थी, उसने सृष्टि से पूछा, सच सच बताओ ये ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट समर है कौन? सृष्टि की नजर क्लब हाउस में उपस्थित लोगों पर पड़ी। आज वहां ऐसे भी लोग थे जो कभी भी किसी मीटिंग में नहीं जाते थे और काफी हाई प्रोफाइल थे। वो सभी सिर्फ समर के आने का इंतजार कर रहे थे। तृप्ति ने सृष्टि के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लोग समर से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पिता और अंकल से सुना है कि अब हमारा ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट समर के साथ बहुत अच्छा और गहरा संबंध हो गया है, और अगर ऐसा सच में हो गया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तृप्ति यह सारी बातें बताते हुए खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी सृष्टि तृप्ति की बात काटते हुए कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने डैड को कभी समर के बारे में ऐसा कहते हुए नहीं सुना। इस पर तृप्ति ने कहा, तो आज सुन लोगी। आने तो दो समर को, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि वो कौन है। यह असंभव नहीं है। सृष्टि थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और फिर उसने एक आह भरी और कहा, यह अफसोस की बात है कि समर यहाँ नहीं है, वरना सीधे हम लोग उसी से पूछ लेते और अभी के अभी यही के यही सब पता चल जाता। इस बात पर तृप्ति ने ठिठुरते हुए कहा कि समर की बात कर रहे हैं। मैं गुस्से से भर गई हूँ। वह तो मैं बीच में गायब हो गई थी, पर अब जब मैं वापस जाऊंगी तो उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। सृष्टि उसे चिढ़ाने के भाव से मुस्कुराई और उसकी बातों पर व्यंग कसते हुए उसने कहा कि इस समय तो मुझे यही डर है कि कहीं शायद किसी ना किसी मोड़ पर वो तुम ही हो जिसे इस समय सबक सिखाया जा रहा है।
तृप्ति ने अपनी आंखें झपकाई और चंचल भाव के साथ सृष्टि को चिढ़ाते हुए उसको छेड़ते हुए बोली कि सृष्टि मेरी बहन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, परंतु तुम हमेशा समर की इतनी मदद क्यों करती हो और उसकी इतनी तरफदारी क्यों करती हो? अब बस मुझसे यह मत कहना कि तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर तुम उसे पसंद करने लगी हो। जब सृष्टि ने यह बात सुनी तो उसके गाल लाल हो गए और कहीं ना कहीं उसके मन में छुपी चंचलता बाहर आ गई। वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगी और यह शर्म की लाली उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस बात को सुनने के बाद वह ऊपर से लेकर नीचे तक शर्म के मारे हिल चुकी थी। सृष्टि ने तृप्ति से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि समर पहले से ही शादीशुदा है। मैं कैसे उसके प्यार में पड़ सकती हूँ? उसका अपना परिवार है, उसकी बीवी है। अगर मैं उसके साथ प्यार में पड़ती हूँ तो ये कितना गलत होगा। तब तृप्ति सृष्टि को चिढ़ाते हुए कहती है कि होने को कुछ भी हो सकता है और तुम्हारी पसंद ही इतनी अनोखी है क्योंकि फिलहाल तो तुम समर के प्यार में हो। तृप्ति ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं इस विषय में कमल अंकल से कैसे बात करूं और कैसे कहूं कि तुम समर की दूसरी पत्नी बनने के सपने देख रही हो। क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे? सृष्टि ने भी तृप्ति की टांग खींचते हुए आगे कहा कि हाँ, क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए भी मेरी खुशी के आगे कुछ नहीं है। सृष्टि और तृप्ति में मजाकिया बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आती है, तुम लोगों को अब और अधिक बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों चाहो तो समर दोनों को ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। ये हल्की सी मजाक भरी आवाज पीछे से आई थी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर उन दोनों ने एक ही समय पर अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। तृप्ति ने झट से पीछे देखा और कहा कि भले ही समर मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन मैं तो उससे कभी शादी ना करूं। तृप्ति ने पहचान लिया था कि वह आवाज समर की ही है। तृप्ति ने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका परिवार है, पत्नी है, ये सब बातें मजाक तक ही ठीक है। इतना कहकर जब तृप्ति ने समर को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। वो अपनी आंखें नीचे झुकाए खड़ी थी। समर ने तृप्ति को देखकर कहा कि मजाक तुमने पहले शुरू किया, तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मैं तो बस तुम्हारे द्वारा किए गए मजाक में सहयोग कर रहा हूं। समर की बात काटते हुए सृष्टि ने बीच में ही कहा कि हम तुम्हारी नहीं, ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट समर की बात कर रहे हैं। समर ने सृष्टि और तृप्ति को कहा कि वह ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट मैं ही हूं। तभी सृष्टि ने कहा कि तुम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हो, तुम उसकी तुलना में मीलों दूर हो। सृष्टि की बात सुनकर समर कहता है कि जब तुमने सोच ही लिया है तो फिर मैं सफाई क्यों दूं? वैसे भी आजकल सच पर विश्वास करना नामुमकिन सा हो गया है। अब तुमने जो सोच लिया है या तुम्हें जो भी सूचना है मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं ही वो ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट हूं। जैसे ही तृप्ति ने समर की बात सुनी उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम सच में समर हो तो तुम्हारे पास इतना वक्त कैसे है कि तुम खड़े होकर हमसे यहाँ बात कर रहे हो? अगर तुम सच में समर होते तो क्या तुम पहले यहाँ आए बड़े बड़े लोगों का अभिवादन नहीं करते? खैर जो भी हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम अच्छी तरह जानती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। समर कहता है कि मैं अगर यहाँ मौजूद बड़े बड़े लोगों से जाकर नहीं मिला इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी पहचान बदल जाएगी, और वैसे भी जिन लोगों से मैं परिचित ही नहीं हूँ उनसे मैं जाकर क्या बात करूंगा? सृष्टि समर से कहती है कि तुम अपना नाटक जारी रखो, हम भी देखते हैं कि जब असली ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट इस समय यहाँ आएगा तो तुम क्या करते हो और कहाँ जाते हो, और उम्मीद करती हूँ आगे से तुम ऐसा मजाक कभी नहीं करोगे। समर मन ही मन खुश हो रहा था कि कुछ ही दिन पहले आए समर को इस शहर में इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन खुशी के साथ साथ समर अब और सतर्क भी हो गया था। वो जानता था कि ज्यादा प्रतिष्ठा हमेशा आकर्षित करती है, कभी कभी बहुत ज्यादा फेमस होना भी अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है कि यही प्रतिष्ठा आगे जाकर उसके लिए परेशानी भी लाए, क्योंकि वहां उपस्थित लोग मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए उनके दिलों में सर्वशक्तिशाली समर की इमेज बन चुकी थी। लेकिन समर जानता था कि वो सर्वशक्तिशाली नहीं है, उसकी भी कुछ कमजोरियां थी। समर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह दिखावटी ढंग से काम करे। समर ने कहा कि मुझे खेद है कि आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसे ही समर ने अपनी बात कहना शुरू किया तभी हॉल में सावन, सोनाली और अन्य लोग एंट्री गेट से अंदर आते हुए दिखे। जैसे ही वो लोग अंदर आए पार्टी हॉल में अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा कि क्या ये सचमुच सावन है और यह जिंदा कैसे है? इसके पिता को तो समर ने मार दिया था, फिर इसे कैसे छोड़ दिया? पूरे पार्टी हॉल में तरह तरह की कानाफूसी होने लगी। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों के भाव चौंकाने वाले थे। क्या ये केवल अफवाह थी कि सावन मर चुका है? फिर तो ये भी अफवाह हो सकती है कि सावन के पिता को समर ने मार दिया है। खैर चल क्या रहा है, कोई हमें सच बताएगा। तभी अचानक सावन भीड़ के सामने जाकर कहता है कि मेरे पिता वास्तव में मर चुके हैं। हालांकि उनकी मौत के पीछे अपराधी समर नहीं बल्कि कोई और था। इससे पहले कि हॉल में उपस्थित लोग कोई प्रतिक्रिया दे पाते हैं अचानक एक आवाज आए, नामुमकिन। हमने बहुत अच्छे से सुना और साफ साफ सुना था कि मयंक ने फोन पर कहा था कि समर ने सावन के पिता को मार दिया है। मयंक के अलावा भी कई लोगों ने यह बात कही थी कि समर ने ही सावन के पिता को मारा है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पिता को किसी और ने मारा है? सावन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा कहे गए शब्दों इतने सवाल उठेंगे। सावन ने भीड़ को शांत करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें कही गई होगी और यह बात भी सच है कि समर ही मेरे पिता को मारने की प्लानिंग कर रहा था,
लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मेरे पिता को समर ने नहीं मारा है। तभी भीड़ में से आवाज आती है कि अगर तुम्हारे पिता को समर ने नहीं मारा तो किसने मारा? सावन ने बहुत ही शातिरता से कहा कि मेरे पिता को समर ने नहीं बल्कि मेरे पिता के भाई शरद ने मारा है। इस हत्या के पीछे शरद का हाथ है। जैसे ही लोगों ने सावन की बात सुनी, वहां पर उथल पुथल मच गई। तभी भीड़ में से एक घबराहट भरी आवाज आई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पिता और मैं भाई है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? इतना कहकर शरद भीड़ को चीरते हुए सावन के सामने आकर खड़ा हो गया। सावन को गुस्से से देखने लगा। ये देखकर कि शरद को जाल में फंसाया जा रहा है, हॉल में उपस्थित कुछ लोगों ने शरद की तरफदारी करते हुए कहा कि हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब सावन के पिता की हत्या हुई तो शरद हमारे साथ ही था, और यह बात बिल्कुल सही है। मानना कि हमने तुम्हारे पिता की हत्या को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम इतने भी अंधे नहीं हैं कि हम यह ना देख सके कि शरद यहाँ था या नहीं। जब शरद ने देखा कि कुछ लोग उसके हित में हैं, तो उसने सावन से कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हो, लेकिन तुम ये जो बातें कह रहे हो वो सच नहीं है। अब तुम बच्चों की तरह चाल चलना बंद करो। शरद की बात सुनकर सावन ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया और उसने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप वहां मेरे पिता को बचाने नहीं बल्कि मारने के लिए ही आए थे। अगर आप सचमुच मेरे पिता को बचाने आए थे तो उन्हें बिना बचाए आप इस तरह सुरक्षित कैसे वापस आ गए, और आपको कोई भी चोट कैसे नहीं आए? सावन की बातें सुनने के बाद शरद गुस्से में कहता है कि मुझे पता है ये सब शब्द तुम्हारे नहीं है। समर के द्वारा तुम्हें रिश्वत दी गई होगी और रिश्वत मिलते ही तुम उसके वफादार कुत्ते बन गए। मैं मानता हूं कि समर एक बड़ा आदमी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूं। शायद तुम नहीं जानते, पर इस शहर में मेरा अपना एक रुतबा है, एक अलग पहचान है। हॉल में उपस्थित सभी लोगों की निगाह अब सावन पर टिकी हुई थी। वो सब सावन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सावन आगे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे ताकि आप इस शहर पर राज कर सकें। क्या मैं सही हूं? जब शरद ने सावन की बात सुनी तो उसका चेहरा मानो जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। शरद गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाकर उसने सावन से कहा कि तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, और अगर तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। शरद अपनी बात पूरी करता है। सावन उसे कहता है कि देखा, आखिरकार आपने वही कहा जो वास्तव में आपके दिल में है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप काफी समय से इस शहर पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, इसीलिए आप मेरी पिता की हत्या करने के बाद मुझे मरने के लिए समर के पास छोड़ आए। सावन अब शरद को सोचने के लिए कोई मौका ही नहीं दे रहा था। शरद को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। शरद जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतना कहकर उसने अपने कोट के जेब में छिपी पिस्तौल निकाली और सावन पर तान दी। पार्टी हॉल में शरद ने सावन के ऊपर बंदूक तान रखी थी। ये देखकर सावन ने भी अपनी पिस्तौल शरद के ऊपर तान दी। दोनों के बीच में तनाव बहुत ज्यादा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। हॉल के अंदर सभी टेंशन में थे। उन्हें यह नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि सावन और शरद दोनों ही एक गुस्से में थे और दोनों के हाथों में ही पिस्तौल थी। दोनों की एक ही जिद थी कि वह सबसे ज्यादा पावरफुल बने। ऐसे में एक दूसरे के सामने पिस्तौल लेकर खड़े होना सच में एक तनावपूर्ण स्थिति थी। इतने में सावन शरद से कहता है, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हारी पिस्तौल से डर जाऊंगा। अगर तुमने इसे मुझ पर चला भी दिया तो ये बात ध्यान रखना कि मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि अगर यहाँ गोली चली तो सिर्फ एक गोली नहीं, दोनों पिस्तौल से गोली चलेगी। इसके जवाब में शरद सावन से कहता है, बच्चे, तुम अभी इस खेल में बहुत छोटे हो, इसलिए मैं अभी भी कहता हूं कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी तुम्हारी चादर हो, वरना आज तुम यहाँ मुफ्त में मारे जाओगे। कमल कुमार इन दोनों के बीच के तनाव को बखूबी समझता था और उसे पता था कि अगर सावन और शरद को रोका नहीं गया तो वह सच में एक दूसरे को गोली मार देंगे। और अभी उस हॉल में कमल कुमार के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो इन दोनों को रोक पाए। समर भी इन दोनों को शांति से देख रहा था। वो इनके बीच में पड़ना नहीं चाहता था। सावन और शरद के बीच में बहस चल ही रही थी कि इतने में बीच में कमल कुमार आ जाता है और उन दोनों को ही रोकने की कोशिश करता है। कमल कुमार सावन और शरद दोनों से कहता है, बंद करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना। हमारे लड़ने का फायदा कोई और उठा रहा है। यह वही शख्स है जो हम चारों परिवारों को मारना चाहता है। ये बात फिर भी हमें समझ नहीं आ रही और हम एक दूसरे से ही लड़ते जा रहे हैं। अगर हम चारों परिवार एकजुट होकर उस दुश्मन को ढूंढने में लग जाए तो शायद वो हमें मिल जाए, लेकिन हम अगर आपस में ही लड़ते रहे तो इसका फायदा वो दुश्मन उठा सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। कमल की बात सुनकर सावन और शरद दोनों सोच में पड़ जाते हैं। दोनों की पिस्तौल नीचे हो जाती है। फिर कमल कुमार दोनों से कहता है, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक हम उस दुश्मन को नहीं पकड़ लेते हैं हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, और मैं दोनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी पिस्तौल को वापस अपनी जेब में रख लो। कमल कुमार की बात सुनकर दोनों ही अपनी अपनी पिस्तौल धीरे से अपने कोट की जेब में रख लेते हैं। जैसे ही दोनों अपनी पिस्तौल अपनी जेब में रखते हैं, हाल में सभी सदस्यों के चेहरे पर थोड़ी सी शांति आती है। समर वहां ऐसा खड़ा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इतने में कमल कुमार का फोन बजता है। कमल कुमार अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकालता है और फोन उठाते ही कमल कुमार का चेहरा परेशानी भरा हो जाता है। वो फोन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूछता है,
कब? किसने? ये सब कैसे हुआ? तुम लोग सब कहाँ गए थे? कमल कुमार को ऐसे बात करते हुए देख सब हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातों से इतना तो समझ आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। कमल कुमार का चेहरा बिल्कुल हक्का बक्का लग रहा था। तृप्ति भी अपने पिता को इतना चिंतित देखते हुए चिंता में पड़ गई थी। वो कमल कुमार के पास ही खड़ी थी। कमल कुमार फोन पर कह रहे थे, हम जल्द से जल्द जोधपुर आ रहे हैं और जब तक हम आ नहीं जाते तब तक सारी फैक्ट्रियों में सुरक्षा बढ़ा दो। जैसे ही कमल कुमार ने फोन रखा, समर जो अभी तक चुपचाप खड़ा था वो पूछता है, क्या दिक्कत हो गई है? तृप्ति भी समर के साथ पूछती है, पापा आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सच सच बताइए, क्या हुआ है? कमल कुमार का चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। कमल कुमार बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा था कि क्या हुआ है। समर वेटर को पानी लाने का इशारा करता है और कमल कुमार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वेटर पानी लाकर कमल कुमार को देता है। फिर समर कमल कुमार से कहता है, पहले तो आप पानी पीजिए और शांत होकर बताइए कि क्या हुआ है और किसका फोन आया था। कमल कुमार ट्रे में से पानी का गिलास उठाकर पानी पीता है। उसके बाद अपनी पतलून की जेब में से एक रुमाल निकालकर अपने माथे के पसीने को पोंछकर समर की तरफ देखता है और कहता है, मेरे असिस्टेंट जगदीश का फोन था। वह बता रहा था कि किसी ने हमारी फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया है और दूसरी फैक्ट्री पर किसी ने चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो उस फैक्ट्री को भी आज शाम 4 बजे तक उड़ा देगा और अगर हम ऐसा होने से रोकना चाहते हैं तो हमें जोधपुर 2 बजे तक पहुंचना होगा। इतना कहने के बाद कमल कुमार कहता है, हो ना हो यह वही आदमी है जो हमें मारना चाहता है। समर कुमार की बात सुनकर समझ जाता है, यह आदमी वही है जिसने ईशा को किडनैप किया था, मतलब मास्क मैन। समर शंकर की तरफ देखता है और कहता है, हम सब जोधपुर चलेंगे लेकिन वहां चलने से पहले हमें उस मास्क मैन के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके वो निकालनी होगी। शंकर और चारों परिवारों के जोधपुर में बहुत से कॉन्टैक्ट है। समर समझ गया था कि मास्क मैन ने जोधपुर जाकर गलती कर दी है क्योंकि चारों परिवार वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके मन में एक सवाल ये भी था कि यह बात तो मास्क मैन भी जानता है, फिर भी उसने कमल कुमार को जोधपुर ही क्यों बुलाया? इसका मतलब यही हुआ कि मास्क मैन पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ था। समर चारों परिवारों से यही कहता है, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनसे ये पता करो कि कुछ दिनों में अंडरग्राउंड एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, जिससे हम समझ पाए कि उस मास्क मैन ने कितनी तैयारी कर रखी है। हम अपनी योजना हम ये जानने के बाद ही बनाएंगे। सभी परिवार और शंकर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन लगाकर जानकारियां इकट्ठा करने लग जाते हैं। सब अपने अपने कॉन्टैक्ट को फोन लगाते हैं। वहीं समर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे बार बार एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि उस मास्क मैन ने उन्हें जोधपुर क्यों बुलाया। शंकर समर के पास जाकर कहता है, जोधपुर सिर्फ हम 3-4 लोगों को ही जाना चाहिए, बाकी सब फैमिली वालों को हम यही छोड़कर जा सकते हैं ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। समर शंकर की बात बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है, नहीं, हम सब के सब जोधपुर जाएंगे क्योंकि क्या पता, हो सकता है मास्क मैन के गुंडे यहाँ पर भी घात लगाए बैठे हो और हमारे जाने का ही इंतजार कर रहे हो, जिससे वह यहाँ रुके हुए सदस्यों को मार सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब एक साथ जोधपुर जाएं। शंकर समर से कहता है, हाँ ये भी हो सकता है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट मुझे सारी गतिविधियां बता देंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। हॉल में एकदम सन्नाटा था। सब चुपचाप अपने अपने कॉन्टैक्ट के फोन आने का इंतजार कर रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सबके मन में एक अजीब सी चिंता थी। तभी अचानक से शंकर का फोन सबसे पहले बजता है। शंकर अपना फोन झट से उठा लेता है। हाल में बैठे सभी सदस्यों की नजर शंकर पर ही थी। जैसे ही शंकर ने फोन रखा, वैसे ही कमल कुमार ने उससे पूछा, कुछ खबर मिली या नहीं? शंकर हॉल में सबको देखकर बोलता है, अभी कुछ दिन पहले अंडरग्राउंड में बहुत सी हलचल हुई है। मेरे आदमी ने मुझे बताया है कि किसी आदमी ने बहुत से फाइटर्स को यहाँ पर बुलाया है, जिनमें से 3-4 ग्रैंड मास्टर भी है। ये बात सुनकर सब थोड़ा डर जाते हैं। सबकी नजर समर के ऊपर थी। समर चुपचाप खड़ा होकर शंकर की बातों को सुन रहा था। तभी समर शंकर से कहता है, मास्क मैन के बारे में जितना पता करवा सकते हो करवा लो। इतनी देर में मयंक का फोन भी बजता है और धीरे धीरे वहां मौजूद बाकी सबके फोन भी बजने लगते हैं। शरद फोन रखने के बाद बताता है, जोधपुर में बहुत सी गन्स भी सप्लाई हुई है और जिसे भी सप्लाई हुई है वो जोधपुर के बाहर के ही लोग हैं। लेकिन समर तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतने लोग हैं कि उन गनमैन का सामना तो वह आसानी से कर सकते हैं। तभी शंकर का फोन फिर से बजता है और वह हाल में बैठे हुए सभी सदस्यों को शांत रहने के लिए कहता है। सब अचानक से चुप होकर फिर तो शंकर की ओर देखने लगते हैं। शंकर बड़े गंभीर रूप से फोन पर बात कर रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ खास जानकारी हासिल हुई है। थोड़ी देर तक बात चलती रही। उसके बाद जैसे ही शंकर ने फोन काटा, सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी बात सुनने के लिए वो न जाने कब से बैठे हो। शंकर समर को बताता है, मेरे आदमी का फोन था जो कह रहा था कि उसे उस मास्क मैन के बारे में कुछ जानकारी मिली। वो मास्क मैन जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। उस पर न जाने कितनी हत्याओं का आरोप है। वहां कई सालों से ऐसे ही बड़े बड़े परिवारों को अपना शिकार बना रहा है और उनकी धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है।
और तो और वो मास्क मैन ये सब इकट्ठा करके एक आर्मी बनाने की तैयारी भी कर रहा है, जिससे वो इंडिया में जगह जगह पर अटैक करने का भी प्लान कर रहे हैं। उस आदमी का कोई नाम नहीं है, वो हर जगह अलग अलग नाम से ही रहता है। और जोधपुर के इन चारों परिवारों पर अटैक करने का उसका कारण पैसा तो है ही, लेकिन इनके पास जो बंदूकों की फैक्ट्री है, उस मास्क मैन की नज़र उस पर थी, जिससे उसकी हथियारों की समस्या खत्म हो जाए। शंकर समर से आगे कहता है, और इस मास्क मैन के बारे में ये भी सुना है कि कई साल पहले यह इंडिया आया था और धीरे धीरे करके अपनी आर्मी बना रहा था, लेकिन इसके इस मकसद को हमारे यहाँ की एक अगरूर सेना ने नाकाम करने की ठान ली थी और धीरे धीरे उसके साथियों को मारने लगे। लेकिन एक रात इसने उस गरुड़ सेना के सिपाहियों को धोखे से मार दिया था और पूरी की पूरी सेना समाप्त कर दी थी। समर शंकर की हर बात सुनकर तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्द से जल्द जोधपुर चलने की तैयारी करो। गरुड़ सेना एक ऐसी सेना थी जिसने खुफिया तौर से भारत को न जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियों से बचाया था। यह एक खुफिया सेना थी जिसका काम था देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। गरुड़ सेना ने हर साल कम से कम 15 से 20 आतंकवादी ऑपरेशंस को रोका था और इस सेना में देश भर के चुनिंदा खुफिया मार्शल आर्टिस्ट को रखा गया था, जिनकी संख्या थी 26। समर भी इस सेना का हिस्सा था। एक रात जब गरुड़ सेना की पूरी टोली एक साथ सो रही थी, तब वहां अचानक से हमला हुआ। उन्हें नींद में ही मार दिया गया। समर को सांस रोकने की टेक्निक आती थी, इसीलिए उन 26 सिपाहियों में से सिर्फ और सिर्फ समर ही जीवित बचा। और जब उसने अपने साथियों को मत्री अवस्था में पाया, तब उसने उस दिन ठान लिया कि वह उस खूनी को कहीं से भी ढूंढकर अपनी गरुड़ सेना का बदला लेगा। समर कई सालों से उस कातिल को ढूंढ रहा था जिसने उसकी गरुड़ सेना पर हमला किया था। जब उसने उस कातिल के बारे में पता करना शुरू किया तो उसे धीरे धीरे पता चला कि एक गैंग कुछ सालों से देश के बड़े बड़े परिवारों को मार रहा था। इस गैंग के मारने का तरीका समर की गरुड़ सेना पर हमला करने वाले के तरीके जैसा ही था। समर को शक हुआ कि इसी गैंग ने उसकी गरुड़ सेना को भी मारा था। इसीलिए समर सबसे पहले जोधपुर आया, फिर वहां उसने ईशा से उसकी मर्जी के बिना शादी भी की और फिर धीरे धीरे जोधपुर के चारों बड़े परिवारों से भी मिला। समर का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि मास्क मैन उसी गैंग का हेड था जिसने समर की गरुड़ सेना को मारा था। और जैसे ही शंकर ने उससे बताया कि मास्क मैन कौन है, समर समझ गया कि उसका शक सही था। समर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चल रहा था और आखिरकार समर ने अपने दुश्मन को ढूंढ लिया था। समर अब पूरी तरह तैयार था अपनी गरुड़ सेना का बदला लेने के लिए और समर में और भी ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया था, क्योंकि जिस दुश्मन को वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, वह उसे अब जल्द ही मिलने वाला था। गुस्सा इंसान के भीतर का ऐसा भाव है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और जो व्यक्ति इस गुस्से को पालना सीख जाए, वह इंसान बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी शांतिपूर्वक निकल सकता है। लेकिन समर का गुस्सा सिर्फ उसकी सेना के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि यह गुस्सा देश प्रेम की वजह से था। जो सेना दल देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, उसे किसी ने धोखे से आराम करते वक्त मारा था। जो सेना देश की आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाती थी, जो सेना देश में शांति का माहौल पैदा करती थी, जिस सेना के सिपाहियों को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह निरंतर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए लड़ते थे, उसे कोई आतंकवादी धोखे से मार जाए तो उसका दंड मृत्यु से भी ऊपर होता है। समर अब पूरे जोर शोर के साथ तैयार था। वह जल्द से जल्द जोधपुर जाकर उस मास्क मैन से मिलना चाहता था, उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। शंकर समर से कहता है, मास्क मैन के बारे में जितना भी सुना है उससे पता चलता है कि वो बहुत ही खतरनाक और चालाक किस्म का इंसान है। अगर उसने हमें वहां बुलाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। समर शंकर से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मास्क मैन कितने भी जाल बिछा ले, कितने भी आदमियों को ले आए, कितने भी मार्शल आर्टिस्ट आ जाए, लेकिन अब उसका बचना मुमकिन ही नहीं है। इतना कहने के बाद समर खुद से ही कहता है, इस घड़ी का इंतजार में न जाने कितने समय से कर रहा था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मास्क मैन को अपने शिकंजे से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार तो मैं अपनी गरुड़ सेना का बदला लेकर ही रहूंगा। समर सभी को कहता है, अब हमें जोधपुर जाने में देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द जोधपुर पहुंचना होगा। सब समर का कॉन्फिडेंस देखकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईशा, जो कि समर की पत्नी है, वो समर के इस रूप को देखकर अब धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी। सब फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। रास्ते में कमल कुमार सभी लोगों के लिए एक प्राइवेट एरोप्लेन बुक करा लेते हैं। कुछ ही देर में सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कमल कुमार सबको अपने प्राइवेट जेट की तरफ ले जाता है, जो वहां एकदम तैयार खड़ा था। जैसे ही सब लोग उस जेट के पास पहुंचते हैं, शंकर सबको चढ़ने से रोक देता है और कहता है, इस जेट में चढ़ने से पहले मुझे आप इसकी तलाशी लेने दे, ताकि हम ये तसल्ली कर ले कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। ये सुनकर सब लोग गेट के बाहर ही रुक जाते हैं। तब तक शंकर जेट का मुआयना करके आ जाता है। शंकर जेट के गेट पर खड़े होकर सबको इशारा करते हुए जेट के अदन आने को कहता है। सब लोग एक एक करके जेट में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में फ्लाइट जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। पूरे रास्ते समर आंख बंद करके ध्यान में लीन रहता है। शायद वह अपने सारे चक्रों को जागती कर रहा था, और जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, समर अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में ऊर्जा दिख रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है।
उसकी आंखें सरखू लाल हो चुकी थी और उसके अदन इतनी ऊर्जा बहा रही थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एयरपोर्ट पर पहले से ही इन चारों परिवारों को लेने के लिए गाड़ी खड़ी थी। समर सबको उसके ससुरु यानी शेखावत जी के फार्म हाउस पर जाने के लिए कहता है। समर ने यह बात इतने विश्वास के साथ कही कि सभी लोगों ने उसकी बात एक ही बार में मान ली और सब शेखावत जी के फार्म हाउस की ओर निकल गए। ईशा अभी भी समर को देख रही थी लेकिन उसने समर से एक भी शब्द नहीं कहा और वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस चली गई। समर के साथ शंकर था। इसके बाद शंकर समर से कहता है, कुछ देर रुको, मेरे आदमी आते ही होंगे, वह भी हथियारों से लैस। इस पर समर शंकर से कहता है, अपने सारे आदमियों को हमारे फार्म हाउस पर बुलवाओ, पहले हम कुछ देर के लिए फार्म हाउस चलेंगे, मुझे वहां पर कुछ काम है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। समर की बात सुनकर शंकर अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपने सारे आदमियों को समर के फार्म हाउस पर आने को कहता है। शंकर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समर उसे फार्म हाउस क्यों ले जा रहा है, फिर भी शंकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि समर ने कुछ ना कुछ सोच समझकर ही फार्म हाउस जाने का फैसला किया होगा। इसके बाद शंकर और समर दोनों ही कार में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट से फार्म हाउस का रास्ता कुछ 20 मिनट का था। रास्ते में समर ने शंकर से पूछा, तुम्हारे कितने आदमी आ रहे हैं और उन्हें फार्म हाउस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? शंकर ने समर से कहा, मेरे लगभग 100 आदमी हथियारों से लैस करीब 1 घंटे में फार्म हाउस पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं उन्हें और भी जल्दी बुला सकता हूं। समर शंकर की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, हमें फार्म हाउस पर करीबन 45 मिनट लगेंगे, तमु अपने आदमियों को आराम से उसके बाद ही बुलाना। जब तक फार्म हाउस में मेरा काम नहीं हो जाता तब तक मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या आवाज नहीं चाहिए। शंकर धीरे से समर से पूछता है, लेकिन ऐसा क्या काम है तुम्हें जिसके लिए हम अभी फार्म हाउस जा रहे हैं? समर शंकर को मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपनी ऊर्जा फ्लाइट में एकत्रित तो कर ली थी, लेकिन मुझे मास्टर के दिए हुए गुरु मंत्रम का उच्चारण अकेले में ही करना होगा। मेरे मास्टर ने मुझसे इस मंत्रम का उपयोग तभी करने के लिए कहा है जब उसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो, और आज वह दिन आ गया है। इस मंत्रम से मैं अपने सारे चक्रों को जागृत कर ही लूंगा और उनकी सिखाई हुई मास्टर टेक्निक के लिए इस्तेमाल होने वाली इंद्रियों को भी खोलने की कोशिश करूंगा। जब तक उस मास्क मैन की लोकेशन का पता तुम्हें लगाना होगा। शंकर समर की बात सुनकर सर हिलाकर हाँ कहता है। शंकर और समर दोनों ही फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। शंकर समर से कहता है, तुम अदन जाकर अपना काम करो और मैं कार में ही बैठकर अपना काम करता हूं। समर कार से उतरकर फार्म हाउस के अदन जाता है और शंकर वहीं कार में बैठकर अपने आदमियों से उस मास्क मैन का पता लगाने लगता है। समर फार्म हाउस के अदन वाले बेडरूम में जाकर अलमारी से चटाई निकालता है। समर ने चटाई को जमीन पर बिछा दिया और फिर समर अपने पैर धोकर उस चटाई पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंखें बंद करते हुए समर धीरे धीरे ध्यान में जाने लगता है और अपने मास्टर के दिए हुए मंत्रम का उच्चारण करने लगता है। उस मंत्रम के शब्द कुछ इस तरफ के थे जिससे समर के अदन वाइब्रेशन से उसके शरीर की इंद्रियां जागृत होने लगी। समर धीरे धीरे मंत्रम का उच्चारण तेजी से करने लगा। उसकी आवाज बहुत बुलंद होती जा रही थी। उसकी आवाज इतनी बुलंद हो गई थी कि उससे 500 मीटर दूर कार में बैठे हुए शंकर को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। शंकर समर की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे समर के अदन की पावर का एहसास उसकी आवाज से ही हो रहा था। शंकर अब समझ गया था कि समर ने उसे फार्म हाउस चलने को क्यों कहा था। समर की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और वो जोर जोर से मंत्रम का उच्चारण करने लगा और अचानक से उसकी आवाज आना बंद हो गई। उस फार्म हाउस के आसपास फिर से सन्नाटा छा गया। शंकर समझ गया था कि यह तूफान के आने से पहले की शांति है। अदन फार्म हाउस में समर अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने उस मंत्रम का उच्चारण करना बंद कर दिया था। इससे ये पता चलता है कि उसके अदन की सारी इंद्रियां अब जागृत हो चुकी थी। समर अब धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन निकलने से पहले वो अलमीरा को खोलकर अपने गरुड़ सेना की फोटो को देखता है और उसके बाद फार्म हाउस से निकल जाता है। जैसे ही समर कार में बैठता है, शंकर समर को सामने खड़ी कारों की तरफ इशारा करता है। जैसे ही समर सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर 25 से 30 कार दिखाई देती है। सारी कारों में काले शीशे लगे थे। फिर शंकर समर से कहता है, सारे आदमी इन कारों में बैठे हैं। बदनकू, बम और ना जाने कितने सारे हथियार उनके पास है, और मास्क मैन कहां पर है उसका भी पता मेरा आदमियों ने लगा लिया है। बस अब हमें सीधे चलकर उस पर हमला ही करना है। ये सुनकर समर शंकर से कहता है, मुझे सीधे उस मास्क मैन के सामने ले चलो, उसकी मौत अब मेरा हाथों ही लिखी है। एक तरफ समर फार्म हाउस से शंकर और उसके आदमियों के साथ मास्क मैन से आमना सामना करने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्क मैन कमल कुमार की बंदूकों की फैक्ट्री में बैठा हुआ था। मास्क मैन को पता था कि समर उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक जरूर आ जाएगा। मास्क मैन को समर की सारी शक्तियों का अंदाजा था। वो जानता था कि समर कितना पावरफुल है, क्योंकि समर ने उसके फार्म हाउस को भी तबाह कर दिया था। उसके सरूषा के तीनों घेरों को तोड़ा था और उसके विश्वसनीय शार्प शटूर हॉकाई को भी समर ने मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ समर का इंतजार कर रहा था। उसके पास करीब 300 लोगों की फौज थी। सबके सब हथियारों से लैस तैयार खड़े थे।
मास्क मैन कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो समर को मारने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट्स को भी ले आया था। वह जानता था कि अगर उसे चारों परिवारों के पैसे और बदनको की फैक्ट्री पर अपना हक जमाना है और अपनी आर्मी को बढ़ाना है, तो उसे समर को मिटाना ही होगा। मास्क मैन की जो साजिश थी कि वह अपनी आर्मी बनाकर भारत में जगह जगह हमला करके दहशत फैला सके, उसके लिए उसके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा बचा था, वह था समर। इसीलिए उसने समर को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मास्क मैन ने अपना जाल बहुत सोच समझ कर बिछाया था और उसके जाल के कारण ही समर खदूही उसके पास आ रहा था। मास्क मैन अभी भी नकाब पहने हुए ही बैठा था। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही कोई उसका नाम जानता था। सब उसे मास्क मैन के नाम से ही बुलाते थे। तभी मास्क मैन अपनी जीन्स की जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और समर को फोन लगाता है। जैसे ही समर अपना फोन उठाता है, मास्क मैन अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, रावत परिवार के दामाद को मेरा हेलो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे लगता है कि तुम मेरी आवाज से पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुम नहीं पहचाने तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ कि मैं हूँ मास्क मैन, जिससे तुम ढूंढते हुए कमल कुमार की बंदूकों की फैक्ट्री की तरफ आ रहे हो। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पिछली बार तो तुम मेरे चक्रव्यूह से बचकर निकल गए थे, लेकिन अब की बार अगर तुम मेरे चक्रव्यूह में घुसे तो वापस बाहर नहीं जा पाओगे। अगर तुम खुद को बहुत बड़ा ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट समझते हो तो बेशक यहाँ आओ। हम भी तो देखें तुमने कितना मार्शल आर्ट्स सीखा है। हा 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 हा। समर फोन के दूसरी ओर मास्क मैन की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। मास्क मैन की हंसी सुनकर समर को और गुस्सा आ जाता है और वो मास्क मैन से कहता है, तुम्हें जितना हंसना है आज हंस लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें हंसने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद तो तुम्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें जितना भी जीना है मेरे आने से पहले जी लो, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें तुम्हारा काल अपने सामने दिखेगा। समर की इस बात को सुनकर मास्क मैन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने मोबाइल को जोर से जमीन पर पटक देता है। मास्क मैन फिलहाल जिस बिल्डिंग में था उसमें 3 माले थे। हर माले पर करीबन 70 लोग बंदूकों के साथ खड़े थे। तीसरे माले पर 3 कमरे थे, जिसमें पहले कमरे में 3 रेसलर थे जो कि करीब 7 फीट के थे। उनमें से एक तो इतना शक्तिशाली था कि वह एक पचम मारकर दीवार तोड़ने की क्षमता रखता था। वहीं दूसरे कमरे में 3 ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट थे, जो कि देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे। वो सभी अपने अपने क्षेत्र के महान मार्शल आर्टिस्ट में गिने जाते थे और उनका नाम ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता था। फिर आता है तीसरा कमरा, जहां इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड मास्क मैन बैठा हुआ था, जो बिल्डिंग की सारी गतिविधियों को वहां पर लगे हुए स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख रहा था। उसकी नजर उस फैक्ट्री के चप्पे चप्पे पर थी। वह बस इंतजार ही कर रहा था कि कब समर वहां आए और मास्क मैन उसे मरता हुआ देख सके। मास्क मैन के मन में इतनी सुरक्षा के बाद भी एक बेचैनी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि समर कितने लोगों के साथ आने वाला है। लेकिन उसे कहीं न कहीं इस बात पर भी भरोसा था कि अगर समर इस बिल्डिंग के अंदर घुसा तो उसका अंत निश्चित रूप से होकर रहेगा। अब उसे बस इंतजार था कि कब समर फैक्ट्री तक पहुंचे। उधर अब समर फैक्ट्री पहुंचने ही वाला था कि उसने अचानक कार को रास्ते में रुकवा दिया। शंकर, जो कार चला रहा था, वो कार के रुकते ही समर से पूछता है, समर, हम बस फैक्ट्री से 10 मिनट की दूरी पर हैं और तुम्हें कार अचानक से यहाँ क्यों रुकवा दी? इस पर समर शंकर से कहता है, हम जिस तरह से वहां जा रहे हैं वैसे हमारी मौत निश्चित है। ये सुनकर शंकर कहता है, हमारे साथ इतने आदमी हैं, सबके पास हथियार है, फिर किस बात का डर है? हम सीधे चलकर हमला कर सकते हैं। इस पर समर शंकर से कहता है, मास्क मैन को इतना भी बेवकूफ मत समझो तुम। जिस तरह से उसने उस फार्म हाउस पर सिक्योरिटी रखी थी, यहाँ उसने उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी रखी होगी। बिना प्रॉपर प्लान के हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। शंकर समर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए समर से पूछता है, तमु ही बताओ हमें कैसे जाना चाहिए? तब समर शंकर को बताता है, हम ये भूल गए थे कि वह फैक्ट्री कमल कुमार की है। इसका मतलब ये हुआ कि कमल कुमार के पास उस फैक्ट्री के चप्पे चप्पे का नक्शा होगा। नक्शा है, इसका मतलब यह है कि हमें उस बिल्डिंग में घुसने के अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। इतना कहकर समर तुरंत ही कमल कुमार को फोन कर नक्शा मंगवाता है। कमल कुमार फौरन समर के साथ फैक्ट्री के नक्शे की फोटो शेयर कर देता है। अब समर और शंकर दोनों ही उस फैक्ट्री के नक्शे को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और समर शंकर को बताता है, इस फैक्ट्री में जाने के 3 गेट्स हैं। हम तीनों गेट्स से एक साथ हमला करेंगे। शंकर, तुम आधे आदमियों के साथ गेट नंबर 1 से घुसोगे और तुम्हारे बाकी के आदमी गेट नंबर 2 से हमला करेंगे। जैसे ही गेट नंबर 1 और 2 पर तुम और तुम्हारे आदमी मास्क मैन और उसके आदमियों का ध्यान बटाएंगे, मैं गेट नंबर 3 से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर शंकर समर से कहता है, समर, उस फैक्ट्री में अकेले घुसना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरी मानो तो हम 3 ग्रुप्स में तीनों गेट से एक साथ हमला करते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ लोग रहेंगे तो तुम्हें भी सेफ्टी मिल जाएगी। इस पर समर शंकर से कहता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये लड़ाई मेरी निजी लड़ाई भी है, इसलिए मैं उस गेट से अकेले ही जाऊंगा। और जितना मैं मास्क मैन को जान पाया हूँ, मुझे पक्का पता है कि वह फैक्ट्री के तीसरे माले के तीसरे कमरे में ही होगा और गेट नंबर 3 से वहां तक जाना बहुत ही आसान है। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम कैसे भी करके उसके सारी साथियों का ध्यान गेट नंबर 1 और 2 की तरफ खींच लो। शंकर समर की बात मान जाता है और वो लोग 3 टुकड़ों में बंट के उस फैक्ट्री के करीब 100 मीटर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। गाड़ियों की आवाज सुनकर फैक्ट्री में रुके हुए सभी गुंडे सतर्क हो जाते हैं और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। प्लान के मुताबिक शंकर और उसके अन्य साथी गेट नंबर 1 और 2 पर धावा बोल देते हैं और धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए समर भी तीसरे गेट से फैक्ट्री में घुस जाता है। तीसरे गेट पर इतनी घेराबंदी नहीं थी। समर का अंदाजा बिल्कुल सही निकला और वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर जाते वक्त कॉरिडोर में बहुत सारे लोगों ने समर पर हमला किया, लेकिन उसने सबको मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार वो पहुंच गया तीसरे माले पर। जैसे ही वो तीसरे माले के पहले कमरे में घुसता है, उसे वहां 3 रेसलर मिलते हैं। समर को अपने सामने देखते ही 2 रेसलर समर को मारने की कोशिश करते हैं और तीसरा रेसलर, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, वह भी सोफे पर बैठे हुए सब कुछ देख रहा होता है। समर को वह 2 रेसलर उठाकर दरवाजे पर पटक देते हैं। वह इतनी जोर से समर को पटकते हैं कि वहां का दरवाजा भी टूट जाता है। समर समझ जाता है कि इन रेसलर्स के पीछे वह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वह उठता है और अपनी जेब से 3 जादुई सुइयां निकालता है और पूरी ताकत से तीनों को रेसलर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही तीनों रेसलर को वो सुइयां लगती है, वैसे ही वो तीनों की तीनों धराशायी हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब समर दूसरे कमरे में जाता है, जहां पर 3 मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट एक साथ समर पर हमला कर देते हैं। समर को सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने का ही मौका मिलता है और इतने में एक मार्शल आर्टिस्ट समर के सर पर एक जोरदार किक मारता है। इससे समर वहां पड़े फिश पॉट से टकराकर मुंह के बल गिर जाता है और उसके सर से खून की धार बहने लगती है। तीनों मार्शल आर्टिस्ट को लगता है कि उन्होंने समर को मार दिया है। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उधर मस्क मैन भी कैमरे में यही देखता है और वो खुश होकर कमरे से बाहर आ जाता है। जैसे ही गेट खुलने की आवाज आती है और मास्क मैन बाहर आता है, समर अचानक से उठकर अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करने लगता है। वह उच्चारण इतनी जोर से करता है कि उस कमरे के सारे शीशे टूट जाते हैं। तभी तीनों मार्शल आर्टिस्ट एक साथ समर पर हमला करते हैं, लेकिन समर का शरीर इतना कड़क हो चुका होता है कि उस पर उनके वार का कोई असर ही नहीं होता। फिर समर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और तीनों पर हमला कर देता है। उसके एक ही वार से वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट धराशायी हो जाते हैं और उनकी भी वही मौत हो जाती है। ये देखकर मास्क मैन हक्का बक्का रह जाता है और जल्दी से अपनी जेब से बंदूक निकालकर समर पर फायर कर देता है। समर उस बंदूक से निकली हुई गोली को अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है और मास्क मैन से कहता है, मार्शल आर्ट की दुनिया में जो रफ्तार पर काबू कर लेता है, वह कुछ भी कर सकता है। ये कारनामा देखकर मास्क मैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उससे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वो अपना मास्क निकालकर समर के पैरों में गिर जाता है। जैसे ही समर की नजर उसके चेहरे पर जाती है, वो चौंक जाता है। इब्राहिम, मुझे अब समझ आया तुम्हारा सारा खेल। तुम्हें गरुड़ सेना से देशद्रोह के आरोप में निकाल दिया गया था और तुमने उसका बदला लेने के लिए इतने लोगों की जान ली। और आज जब तुम्हारी बारी है अपने कर्मों का हिसाब देने की, तो तुम मेरे पैरों में गिर गए। मास्क मैन कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी समर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और मास्क मैन का बेजान शरीर जमीन पर गिर जाता है। तारांकन 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 तारांकन। तभी शंकर तीसरे माले पर आकर समर को देखता है और कहता है, समर, हम जीत गए। फिर समर और शंकर जैसे ही नीचे आते हैं, वहां पर ईशा और कमल कुमार दोनों ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। समर उनको वहां देखकर चौंक जाता है। तो शंकर समर से कहता है, मैंने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है और मैंने ईशा को भी सब कुछ बता दिया है। तभी ईशा दौड़कर समर के गले लग जाती है और उससे सॉरी कहती है। समर भी ईशा को अपनी बाहों में थाम लेता है। मास्क मैन उर्फ इब्राहिम को मारने के बाद समर इंडिया का सबसे बड़ा ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। और इसी के साथ होती है एक नई शुरुआत। समर और ईशा के नए सफर की सो हैप्पी एंडिंग हो गया। फिर एक और कहानी अपलोड होगा, दक्ष द सुपर घर जमाई। इसमें एक घर जमाई की कहानी और मार्शल योद्धा और एक बिलियनर घर जमाई की स्टोरी होगी। 2 सुना ना भूले। 7 भेजे अपलोड होगा। स्टोरी में सब रोल है।